नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो एडवांस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो हम न्यूरोमस्कुलो जो स्केलेटन जो सिस्टम है दोस्तों वो पढ़ रहे हैं, जिसमें मेनली हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसके जो जितने भी जो डिसऑर्डर्स है वो हमने पढ़ लिए हैं। आई से रिलेटेड या ऑप्थेल्मोलॉजी बोले उससे रिलेटेड जितने भी जो डिसऑर्डर्स हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने जो ईयर है उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो पढ़ लिए हैं। अब हमारा स्केलेटल जो सिस्टम है दोस्तों, जो लास्ट जो पार्ट है इस पूरे सिस्टम का, एक इतना बहुत बड़ा सिस्टम है ये। अगर हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में देखें तो ये सारे सिस्टम में हमारा सबसे बड़ा सिस्टम है। इसके बाद जो सिस्टम्स आएंगे उनमें इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जैसे कि हमने एंडोक्राइन पढ़ा था, उसमें हमारी 6-7 ही क्लास हुई थी, लेकिन ये जो सिस्टम है दोस्तों इसमें हमारी काफ़ी क्लासेज हो गई हैं और अभी हमारी 2-3-4 क्लासेज और होंगी शायद इतनी। तो न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। हमारे सामने दोस्तों जो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि Which principle should the nurse consider when assisting a client with crutches to learn the 4-point gait? कि आपको 4-point gait से दोस्तों वॉक करवाना है क्लाइंट को, तो आपको इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो आप यूज करोगे। तो मैं आपको पूरा, हमने जो जितने भी प्रकार के जो गेट है दोस्तों, जो गेट का जो यूज है वो किसमें किया जाता है, क्रच वॉकिंग में किया जाता है। हम जो क्रच वॉकिंग है दोस्तों उसमें हम गेट का यूज करते हैं क्रच वॉकिंग के अंदर। और मैंने आपको कई सारे जो गेट हैं दोस्तों वो पढ़ाए थे। कल की जो क्लास है वो आप जरूर देखें, जिसमें बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी है उस क्लास के अंदर मैंने जितने भी जो आपको क्रच हैं, क्रचेज के जो टाइप हैं, इसके अलावा दोस्तों हमने जितने भी जो गेट हैं उन सब के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था हमने 2-point गेट, इसके अलावा 3-point गेट, इसके बाद हमने पढ़ा था 4-point गेट, एक पढ़ा था हमने स्विंग टू गेट और एक पढ़ा था हमने स्विंग थ्रू गेट। ये 5 प्रकार के गेट हमने कल पढ़े थे दोस्तों। ये क्या है, वॉकिंग का तरीका है कि बस आप क्रैचेज का यूज करते हो तो किस प्रकार से यूज करते हो, और ये सभी जो है दोस्तों ये अलग अलग कंडीशंस के अंदर क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो 2-point गेट के अंदर मैंने बताया था कि दोस्तों 2 चीजें होंगी। 2-point का मतलब क्या हो गया कि मेनली वॉकर्स जो है ना वो हमारे गेट बनाएंगे, जो दोनों की दोनों जो एस्टिमिटीज हैं दोस्तों वो क्या होंगी, वो जो वेट है उसको बियर नहीं कर सकती हैं, कैन नॉट बियर द वेट। दोनों एक्सट्रीमिटीज जो हैं दोस्तों वो वीक रहेंगी, इस कारण वो कैंट बियर द वेट, इसलिए वो वेट को क्या नहीं कर पाएंगी, बियर नहीं कर पाएंगी। इसके बारे में हमने बात किया था, कैंट बियर द वेट। इसके बाद हमने 3-point गेट पढ़ा था। तो 2 तो क्रैचेज होंगे और एक जो एक्सट्रीमिटी है दोस्तों, एक एक्सट्रीमिटी क्या रहेगी, बिल्कुल क्या तो वो एम्पुटेड रहेगी या बिल्कुल भी क्या रहेगी दोस्तों, जो वेट को क्या नहीं कर पाएगी, बियर नहीं कर पाएगी। एक एक्सट्रीमिटी बिल्कुल इसमें क्या रहती है, नॉर्मल रहती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, 3-point गेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो गेट आया था दोस्तों 4-point गेट था। 4-point गेट मैंने बताया था कि सब गेट के अंदर अगर हम बैलेंस की बात करें तो सबसे अच्छा 4-point गेट ही होता है। 4-point गेट के अंदर दोस्तों दोनों क्रैचेज भी होते हैं और जो पर्सन है वो कुछ वेट को क्या कर सकता है, बियर कर सकता है। ठीक है, तो उसके जो दोनों लेग है वो कुछ वेट को क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लेग बना लो तो ये बेटर रहेगा, यहाँ पर तो बनेगी नहीं क्योंकि काम ही नहीं कर रहा, तो ये 4-point गेट कहलाएगा। स्विंग टू और स्विंग थ्रू जो गेट है दोस्तों मेनली तब यूज किए जाते हैं जब पैरालिसिस ऑफ लेग्स एंड हिप्स हो जाता है, तब यूज करते हैं। और कुछ केसेस के अंदर इसको हम 3-point गेट के साथ भी जोड़कर कर सकते हैं। तो स्विंग टू के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है दोस्तों कि पहले हम क्रचेज को रखेंगे और क्रचेज को रख के वहां पर ही हम हमारी क्या लेके जाते हैं दोस्तों, जो एक्सट्रीमिटी है वहां उसी को लेके जाएंगे। और स्विंग थ्रू में मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्रचेज है उससे भी आगे क्या निकल जाती है दोस्तों, एक्सट्रीमिटीज निकल जाती हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, स्विंग थ्रू गेट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारी बातें की थी कि भाई क्या एल्बो का होना चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए उसकी, कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, लैटरली कितनी होनी चाहिए, आगे की साइड फॉरवर्ड कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए क्रचेज के क्या क्या टाइप होते हैं, तो उन सब के बारे में हमने बात कर ली थी। तो पिछली क्लास को एक बार आप जरूर देख लेना। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि कौन सी चीज सही है 4-point गेट के लिए। तो पहला जो दोस्तों दे रखा है कि एल्बो शुड बी केप्ट इन रिजिड एक्सटेंशन। तो मैंने आपको कल अच्छे से बताया था कि जो एल्बो है दोस्तों उसको एक्सटेंशन में नहीं रखा जाता, जबकि इसको हम 20 to 30 डिग्री की क्या रखते हैं, एंगल पे रखते हैं। मतलब कि फ्लेक्शन होगा 20 to 30 डिग्री का, क्या होगा दोस्तों, फ्लेक्शन होगा। जबकि इसमें क्या दे रखा है कि रिजिड एक्सटेंशन होगा, पूरा का पूरा एक्सटेंशन होगा। तो जब एक्सटेंशन रहेगा तो उस प्रकार से क्रचेज को तो पकड़ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। दूसरा दोस्तों क्या था कि मोस्ट ऑफ द वेट शुड बी सपोर्टेड बाय एक्जिला। ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो वेट है दोस्तों वो एक्जिला के ऊपर कभी भी हम सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों, अगर आपने एक्जिला के ऊपर वेट को सपोर्ट कर दिया तो ये क्या कोज करेगा दोस्तों, ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी कोज करेगा। दैट कैन कोज द ब्रैकियल प्लेक्सस इंजरी, जिसके कारण अब पाल्सी हो सकता है या फिर क्लम्प के पाल्सी हो सकता है। ठीक है, तो ब्रैकियल प्लेक्सस की क्या कोज कर सकता है दोस्तों, इंजरी। इसके अलावा मैंने बताया था कि दोस्तों इसको हम डायरेक्टली किस पे नहीं रखते, एक्जिला के कॉन्टेक्ट में भी नहीं रखते हैं, इसको हम
एक्जिला से लगभग 2 से 3 फिंगर नीचे की तरफ रखते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है, 2 से 3 फिंगर जब हम नीचे की तरफ रखेंगे दोस्तों, या फिर उसको 1 से 1.5 इंच नीचे रखा जाता है, तो उससे क्या होता है, प्रेशर सोर बनने के जो चांसेस होते हैं या अल्सर बनने के जो चांसेस हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों कि द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी शुड बी केप्ट ऑफ द ग्राउंड। तो इसमें क्या है, 2 एक्सट्रीमिटी है मान लो, तो एक एक्सट्रीमिटी को आप ग्राउंड के ऊपर नहीं रख पा रहे हो, देखो शुड बी केप्ट ऑफ द ग्राउंड, अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी शुड बी केप्ट ऑफ द ग्राउंड। कैप्ट ऑफ का मतलब नहीं रखा जाएगा, तो दोस्तों वो तो किस में नहीं रखते हम, 3 पॉइंट गेट के अंदर नहीं रखते। 3 पॉइंट गेट के अंदर क्या होती है कि दोनों तो क्रैचेस से काम करेंगे और एक जो एक्सट्रीमिटी है दोस्तों वो अच्छे से काम करेगा, लेकिन एक एक्सट्रीमिटी है वो वेट को बिल्कुल भी बियर नहीं कर पाता है। जैसे एम्पुटेशन की कंडीशन हो जाती है तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, वो वेट को बियर नहीं कर पाएगा। हाँ, मैंने आपको ये भी समझाया था, अगर एम्पुटेड हो गया उसके बाद अगर प्रोस्थेसिस का यूज किया जा रहा है तब वो वॉक कर रहा है, तो फिर वो किसके अंदर शामिल होगा, 4 पॉइंट गेट के अंदर शामिल होगा। तो ये दोनों अंतर भी आप समझ लेना, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, जिसमें दे रखा है कि एक एक्सट्रीमिटी को नहीं रखा जाएगा, जबकि 4 पॉइंट गेट के अंदर चारों चीजों को यूज किया जाता है, दोनों जो क्रैचेज है उनका भी यूज होगा, दोनों जो एक्सट्रीमिटीज है दोस्तों वो कुछ वेट को क्या कर सकती है, बियर कर सकती है, जबकि 2 पॉइंट गेट के अंदर दोनों ही एक्सट्रीमिटी क्या नहीं कर सकती, वेट को बियर नहीं कर सकती। किस टेक्निक से चलते हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से बताया था, कल आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी कि आपको आईओ और सीओ की जो ट्रिक है दोस्तों वो मैंने आपको समझाई थी कि 2 कार्डियक आउटपुट और 4 इनटेक जो आउटपुट है उसको आपका क्या करना है, यूज करना है। आपको मतलब तरीका बताया था, पिछली क्लास जाकर आप देखो, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो पहली जो क्लास है हमारी लगभग एडवांस सीरीज की 30वीं जो क्लास है, 30 जो क्लास है दोस्तों, 30th जो क्लास है उस क्लासेस के अंदर भी मैंने आपको क्रच वॉकिंग के बारे में काफी चीजें बता रखी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी द क्लाइंट मस्ट बी एबल टू बियर वेट ऑन द बोथ लेग्स। अगर 4 पॉइंट गेट का जब हम यूज ही तभी करते हैं जब क्लाइंट जो है ना दोस्तों वो अपनी बोथ लेग से दोनों जो एक्सट्रीमिटीज है दोस्तों उनसे वेट को क्या कर सकता है, बियर कर सकता है। अगर वो बियर नहीं कर सकता दोनों से तो वो 2 पॉइंट गेट कहलाएगा, अगर एक से कर सकता है एक से नहीं कर सकता तो 3 पॉइंट गेट कहलाएगा, और दोनों से वेट को क्या कर सकता है दोस्तों, बियर कर सकता है, तो फिर वो क्या कहलाता है, 4 पॉइंट गेट कहलाता है। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी द क्लाइंट मस्ट बी एबल टू बियर वेट ऑन द बोथ लेग्स, के जो क्लाइंट है दोस्तों दोनों जो लेग्स है उस पर वेट को क्या करना चाहिए, उसको बियर कर सकता है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो लिख लो 4 पॉइंट गेट में, 4 पॉइंट गेट क्रच वॉकिंग में, 4 पॉइंट गेट क्रच वॉकिंग में पेशेंट बोथ एक्सट्रीमिटीज से या बोथ लेग से वेट बियर कर सकता है, बोथ लेग से वेट बियर कर सकता है। क्लाइंट कैन बियर द वेट बाई बोथ लेग्स, क्लाइंट कैन बियर द वेट बाई बोथ लेग्स, दोनों जो लेग्स है दोस्तों उनके द्वारा वेट बियर कर सकता है 4 पॉइंट गेट में। बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो इसमें क्या है, गलत है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके अंदर हम इस क्वेश्चन से हम ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेज बेस्ड काफी सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों ट्रैक्शन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एक क्लाइंट इज इन स्किन ट्रैक्शन, अभी हम बात करेंगे कि स्किन ट्रैक्शन क्या होता है। एक क्लाइंट है दोस्तों उसको स्किन ट्रैक्शन लगाया गया है वाइल अवेटिंग सर्जरी फॉर द रिपेयर ऑफ ए फ्रैक्चर्ड फीमर, कि जब तक कि फ्रैक्चर्ड फीमर की सर्जरी नहीं हो जाती तब तक हम क्लाइंट को क्या लगा देते हैं दोस्तों, स्किन ट्रैक्शन लगा देते हैं। द क्लाइंट रिपोर्ट्स लेग डिस्कम्फर्ट, क्लाइंट कह रहा है कि मेरे ट्रैक्शन लगाने के कारण मेरे पैर में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, लेग में डिस्कम्फर्ट होता है, और पूछता है एंड आस्क द नर्स टू रिलीज द ट्रैक्शन, वो कह रहा है कि इस ट्रैक्शन जो लगा हुआ है इस ट्रैक्शन को आप क्या कर दो, हटा दो, ठीक है, रिलीज कर दो, वेट को मुझे नहीं चाहिए ये, क्यों, क्योंकि मुझे क्या हो रहा है, लेग डिस्कम्फर्ट हो रहा है। विच इज द नर्स बेस्ट इनिशियल रेस्पॉन्स, तो इन चारों ऑप्शन के अंदर से कौन सा जो आंसर दोस्तों नर्स को देना चाहिए। मान लो आप हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हो, आप एम्स में काम कर रहे हो दोस्तों, और एक क्लाइंट है दोस्तों उसके ट्रैक्शन लगा हुआ है, आप क्लाइंट के पास गए, क्लाइंट आपको कह रहा है कि ये मेरे है ना, मेरे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे लेग में ना डिस्कम्फर्ट हो रहा है और आप एक काम करो इस ट्रैक्शन को हटाओ, मुझे नहीं लगाया जाएगा ये, तो आपको क्या कहना चाहिए उस क्लाइंट को। तो ये इन चारों ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि आपको क्या कहना है। पहला है ऑप्शन, वो क्या कह रहा है दोस्तों कि आई कैंट, नर्स कह रही कि मैं नहीं कर सकती, बिकॉज द वेट्स आर नीडेड टू कीप द बोन अलाइंड, कि जो बोन है दोस्तों उसको अलाइनमेंट में रखने के लिए जो वेट्स हैं वो जरूरी हैं, इसलिए मैं इसको हटा नहीं सकती, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। सेकंड जो ऑप्शन वो क्या करे, आई विल रिमूव हाफ ऑफ द वेट, कि मैं आधा वेट हटा देती हूँ, मान लो जितना भी वेट लगा हुआ है, अभी हम बात करेंगे कितना वेट लगता है उस हिसाब से, तो आधा वेट मैं हटा देती हूँ और एक काम करती हूँ, फिर उसके बाद में मैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या कर देती हूँ, नोटिफाई कर देती हूँ, जो डॉक्टर है मैं उसको, वो नर्स उसको कह रही है कि मैं ये काम करती हूँ, आधा वेट हटा देती हूँ आपका और फिर डॉक्टर को बता देती हूँ, ठीक है। थर्ड दोस्तों क्या कह रहा है, आई विल गेट यूर प्रेस्क्राइब्ड पेन मेडिकेशन टू हेल्प रिलीव योर डिस्कम्फर्ट, मैं एक काम करती हूँ कि आपको दर्द की दवाई दे देती हूँ, तो इससे आपका जो डिस्कम्फर्ट है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा।
फोर्थ क्या है, आई हैव टू फॉलो द हेल्थ केयर प्रोवाइडर डायरेक्शंस, कि मुझे जो डॉक्टर ने जो कह रखा है वो डायरेक्शन में फॉलो करूंगी। एंड रिलीज द वेट्स इज नॉट ऑर्डर, और डॉक्टर ने ये कह रखा है कि जो वेट जो है ना इसको नहीं हटाया जा सकता है, तो मैं उसकी डायरेक्शन फॉलो कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं हटाऊंगी, क्योंकि मैं तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जो डायरेक्शन है वो क्या कर रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम बात करते हैं ट्रैक्शन के बारे में, हम डिस्कस करते हैं। ट्रैक्शन की डेफिनेशन जो बताऊंगा ना उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या ट्रैक्शन है और इसके क्या क्या यूजेज होते हैं। तो ट्रैक्शन इज द एक्सर्शन और एप्लीकेशन, मतलब अप्लाई करना, एप्लीकेशन ऑफ पुलिंग फोर्स PULLING, एप्लीकेशन ऑफ द पुलिंग फोर्स टू ए पार्ट ऑफ बॉडी। पार्ट ऑफ बॉडी भी लिखा हो सकता है, जॉइंट्स भी लिखा हो सकता है, मसल्स भी लिखा हो सकता है। ट्रैक्शन क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ द पुलिंग फोर्स है, अभी मैं समझा दूंगा, टू ए पार्ट ऑफ बॉडी टू डिक्रीज द मसल स्पाज्म। चलो ये मैं यूजेज में लिखा देता हूं, फिर लंबी डेफिनेशन हो जाती है तो आप घबरा जाते हो। पहले मैं यहां तक समझाता हूं, फिर इसके मैं जो यूजेज हैं वो मैं अलग से लिखा दूंगा आपको। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि जो ट्रैक्शन क्या होता है, देखो ट्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, ट्रैक्शन के अंदर मान लो जो लेग में ट्रैक्शन लगाया गया है तो उसमें क्या कर दिया जाता है, उसको फोर्स किया जाता है, खींचा जाता है, और उसके जो वेट है दोस्तों वो लगा दिया जाता है। अभी मैं समझाता हूं कैसे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो कि आपको ये ट्रैक्शन दे रखा है, तो इस ट्रैक्शन में क्या करते हैं दोस्तों, ये ट्रैक्शन लगा के मतलब कि इसको अप्लाई करके और यहां पर वेट को लटका देते हैं। तो ये वेट क्या कर रहा है दोस्तों, इसके पैर को एक तरफ खींच रहा है, एक पैर तरफ क्या कर रहा है दोस्तों, खींच रहा है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, ट्रैक्शन कहलाता है। तो ट्रैक्शन क्या कर रहा है, पुल का मतलब होता है खींचना, तो ट्रैक्शन क्या कर रहा है दोस्तों, हम अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पुलिंग फोर्स। एक तरफ क्या अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, हम पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उसको क्या कर रहा है दोस्तों, खींचने का काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है। किससे खींच रहा है, पूरी बॉडी से। बॉडी का जो पार्ट है या बॉडी है जो दोस्तों वो दूसरी तरफ डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और जो ये जो फोर्स है दोस्तों वो दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है। इसलिए ट्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखना, एक फोर्स नहीं लगता है। ट्रैक्शन में हमेशा कितने फोर्स लगते हैं दोस्तों, दो फोर्स लगते हैं। एक ट्रैक्शन का फोर्स जो इस साइड खींचेगा, और एक जो हमारी बॉडी है वो इधर की साइड क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। तो इधर की साइड जो फोर्स वजन के द्वारा लगाया जाएगा दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, ट्रैक्शन कहलाएगा। और ट्रैक्शन के ऑपोजिट जो फोर्स लगाया जाएगा दोस्तों, दैट विल बी कॉल्ड काउंटर ट्रैक्शन। वो क्या कहलाएगा दोस्तों, काउंटर ट्रैक्शन कहलाएगा। तो ये ट्रैक्शन हो गया, एक तरफ काउंटर ट्रैक्शन, मतलब दो फोर्स लग रहे हैं। एक जो फोर्स है दोस्तों ट्रैक्शन, मतलब आप एक तरफ से समझने के लिए आप इसको वजन समझ सकते हो, वेट है। ट्रैक्शन क्या है दोस्तों, वेट है, कि अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस पैर को खींच रहे हैं, क्या लगाकर, वेट लगाकर। इस पैर को हम खींच रहे हैं, इस क्यों खींच रहे हैं उन सब की बात हम यूजेज में करेंगे, क्यों खींच रहे हैं वो बाद में बात करते हैं। लेकिन ट्रैक्शन में क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम वजन लगाकर जो पैर है दोस्तों उसको एक तरफ से खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ से हमारी बॉडी क्या करती है, उसको रोक रही है कि भाई उधर की साइड पैर नहीं जाए, नहीं तो आप खींच कर मान लो चले ही जाओगे। तो दूसरी तरफ हमारी जो बॉडी है दोस्तों, बॉडी की या बॉडी का जो पार्ट है दोस्तों वो दूसरी तरफ क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अभी और समझ में आ जाएगा आपको, तो हम और अच्छे से बात करेंगे। तो ट्रैक्शन क्या है दोस्तों, इज द एप्लीकेशन ऑफ द पुलिंग फोर्स। ठीक है, हम इसमें क्या लगाएंगे, ट्रैक्शन मतलब क्या है कि भाई हम पुलिंग जो फोर्स है वो लगा रहे हैं, वेट लगा रहे हैं, वजन लगा रहे हैं। तो हम क्या करें दोस्तों, पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं, किसके खिलाफ लगा रहे हैं, टू ए पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारे जो बॉडी है दोस्तों उसका कोई भी पार्ट है, उसके खिलाफ हम क्या लगा रहे हैं दोस्तों, वेट लगा रहे हैं, या फिर हम पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं यूजेज की। इसके कई सारे यूज हैं दोस्तों। सबसे पहला अलाइनमेंट ऑफ द बोन, अलाइनमेंट ऑफ द बोन। दोस्तों मान लो कोई भी बोन है उसका फ्रैक्चर हो गया, तो उसको फ्रैक्चर के बाद में वो जो बोन है वो और ज्यादा क्या नहीं हो दोस्तों, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, वो एक प्रॉपर क्या रहे दोस्तों, अलाइनमेंट में रहे। अगर वो बराबर फोर्स लगता है तो अलाइनमेंट में रहेगी। अगर हमने ट्रैक्शन नहीं लगाया और उस पर्सन ने थोड़ा भी क्या किया दोस्तों, मूवमेंट किया, तो मूवमेंट करने के कारण वो जो बोन है ना दोस्तों, वो बोन क्या कर सकती है, वो मूव कर सकती है। वहां से मूव होकर वो आगे इधर उधर हमारे जो लेग, मान लो लेग के अंदर लगा रहे हैं, तो लेग के अंदर क्या कर सकती है दोस्तों, इंजरी कर सकती है, आर्टरी को इंजरी कर सकती है, मसल्स को इंजरी कर सकती है, नर्व को इंजरी कर सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, अलाइनमेंट में रखते हैं। ठीक है, तो ट्रैक्शन क्या काम कर रहा है, बोन को अलाइनमेंट में रखने का काम कर रहा है। दूसरा दोस्तों कि जब ट्रैक्शन अगर नहीं लगाया जाएगा, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं रहता है, तो मसल्स के अंदर क्या आ जाता है दोस्तों, स्पाज्म आ जाएगा। बोन के फ्रैक्चर के कारण मसल्स में क्या आ जाएगा, स्पाज्म आ जाएगा। तो ये टू प्रिवेंट द मसल स्पाज्म,
इसके अलावा ये इमोबिलाइज करती है, टू इमोबिलाइज द बोन एंड जॉइंट्स। मतलब उसको क्या कर रही है दोस्तों, मूवमेंट नहीं होने दे रही है। जो मान लो जो फ्रैक्चर जो पार्ट हो गया वो इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। जो जॉइंट है, अगर जॉइंट पे फ्रैक्चर हो रहा है तो वो भी इधर उधर नहीं वो करेगा, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, एक जगह रोकने का काम कर रहे हैं। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, इमोबिलाइज का नाम से जानेंगे। तो ये क्या काम करती है दोस्तों, बोन और जॉइंट को इमोबिलाइज होने से क्या करती है, इमोबिलाइज करती है। तो इमोबिलाइज करती है बोन को, जॉइंट को या फिर फ्रैक्चर्ड पार्ट को। फ्रैक्चर्ड जो पार्ट है दोस्तों उसको क्या कर रही है ये, इसके अलावा फ्रैक्चर को कम कर रही है। तो टू रिड्यूस द फ्रैक्चर, अब चारों चीजें डेफिनेशन में मैं लिखा देता लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाता, फिर आप लोग भी सोचते कि ये याद कैसे करें इतनी बड़ी डेफिनेशन को। तो आप इसको अलग अलग भी क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो आपको क्या क्या काम करना है, अलाइनमेंट में रखती है दोस्तों बॉडी को या बोन को। इसके अलावा जो मसल्स की स्पाज्म है उसको प्रिवेंट करती है, इमोबिलाइज करती है बोन, जॉइंट और फ्रैक्चर पार्ट को। और जो फ्रैक्चर है दोस्तों उसको रिड्यूस करने का क्या कर रही है, ये काम कर रही है। तो रिडक्शन ऑफ द फ्रैक्चर का काम भी ये करती है, ठीक है। तो इसके चार क्या होते हैं दोस्तों, ट्रैक्शन के फंक्शंस होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जो ट्रैक्शन है वो न्यूटन के कौन से लॉ के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो ट्रैक्शन वर्क्स ऑन विच न्यूटन्स लॉ, लिख लो डायरेक्ट, विच न्यूटन्स लॉ कि न्यूटन्स के कौन से लॉ के ऊपर ये काम करती है। तो जो इसका आंसर आएगा दोस्तों थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जो थर्ड जो फोर्स है वो किसके द्वारा बनाया जाता है। थर्ड फोर्स इन ट्रैक्शन इज मेड बाई, इसका आंसर आएगा पोजीशन ऑफ द क्लाइंट या पेशेंट। अभी समझा देता हूं ये दोनों चीजें मैं आपको। मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले ही बताया था दोस्तों कि ट्रैक्शन खुद तो एक जगह वजन लगा रहा है, लेकिन उसके दूसरे विपरीत दिशा में जो वजन लगा रहा है दोस्तों वो हमारी क्या लगा रही है, हमारी बॉडी लगा रही है। तो 2 वजन लग रहे हैं, एक तरफ आगे की तरफ वजन लग रहा है वो ट्रैक्शन लगा रहा है, मतलब जो वजन है वो खींच रहा है। मान लो मेरा ये हाथ है, उसको एक आदमी को इधर की तरफ खींचे और एक आदमी मैं या फिर मैं खुद ही क्या करूं, मैं कोशिश करूं कि वो मुझे नहीं खींचे, ठीक है। तो दो फोर्स लगे, एक जो मुझे खींचेगा उधर की तरफ ले जाएगा, एक मैं मेरे शरीर को खुद रोकने की कोशिश करूंगा। अगर उसमें मेरे से ज्यादा पावर हुई ना तो वो क्या कर लेगा, मेरे को उधर लेके चला जाएगा। अगर मुझ में हुई तो मैं उसको रोक लूंगा। तो इसलिए ट्रैक्शन का जो वेट है ना दोस्तों वो भी क्लाइंट की वेट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है कि भाई कितना वेट इसके अंदर लगाना है। और ट्रैक्शन के प्रकार कौन सा टाइप है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं दोस्तों, वेट लगाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है कि भाई कोई जिसका वेट जो है वो 30 किलो है और आपने 100 किलो उसके अंदर क्या लगा दिया दोस्तों, वजन लगा दिया, तो वो तो वैसे ही उसके साथ ही चला जाएगा। तो इसलिए क्या होता है दोस्तों कि 2 वेट काम करते हैं, एक काम करता है दोस्तों ट्रैक्शन का वेट और एक दूसरा वेट काम करता है दोस्तों किसका, काउंटर ट्रैक्शन का वेट। एक दूसरा वेट किसका काम करता है दोस्तों, काउंटर ट्रैक्शन का वेट काम करता है। न्यूटन का जो थर्ड जो लॉ है दोस्तों वो भी किस पे काम करता है, एक्शन रिएक्शन के ऊपर काम करता है। वो थर्ड का न्यूटन जो लॉ है भी मैं समझाता हूं कि कोई भी एक्शन होता है ना दोस्तों उसके ऑपोजिट हमेशा क्या होता है, रिएक्शन होता है। कोई भी एक्शन होता है दोस्तों उसके अगेंस्ट क्या होता है, रिएक्शन होता है। जैसे मान लो कि बंदूक चलाते हैं, गन चलाते हैं, तो गन चलाते हैं जब वो एकदम से फोर्स आगे की तरफ जाता है ना तो कंधा दोस्तों किस तरफ जाता है, पीछे की तरफ। गोली ऐसे जाएगी, ठीक है, जैसे गोली निकलती है ना तो वो कोशिश करती है कि बंदूक को भी साथ लेके जाए। इसके कारण जो कंधा है दोस्तों वो किस तरफ जाता है, पीछे की तरफ जाता है। तो वो गोली के कारण जो बंदूक आगे की तरफ जा रही थी वो एक्शन है और उसको रोकने के लिए हमारा कंधा पीछे की तरफ गया, वो क्या हो गया दोस्तों, उसका रिएक्शन हो गया। ऐसे ही दोस्तों जैसे कि कोई आदमी तैर रहा है, ठीक है, तैरते टाइम वो क्या करता है, हाथ को पीछे करता है, उसकी बॉडी क्या जाती है, आगे की तरफ जाती है। वो फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा है ना, वो फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहा है पीछे की तरफ, लेकिन बॉडी उसके कारण किस तरफ जा रही है, आगे की तरफ। तो ये पीछे की तरफ अप्लाई कर रहा है, ये एक्शन, और बॉडी आगे की तरफ जा रही है, क्या हो गया दोस्तों, आपका रिएक्शन हो गया। तो ये क्या है, एग्जांपल्स हैं। इसी प्रकार से ये जो ट्रैक्शन है वो काम करता है। एक जो फोर्स है वो किसके द्वारा लगाया जाएगा, ट्रैक्शन के द्वारा लगाया जाएगा, और इसके जो विपरीत है दोस्तों वो कौन सा फोर्स लगाया जाता है, काउंटर ट्रैक्शन लगाया जाता है। तो ये एक्शन हो गया और ये एक्शन का क्या हो गया दोस्तों, रिएक्शन हो गया। इसलिए जो ट्रैक्शन है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर क्या करता है, काम करता है। एक जो क्वेश्चन है इसके बाद मैंने आपको बताया, एक्चुअली में हम कोशिश करते हैं कि काउंटर ट्रैक्शन को बढ़ाया जाए। क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स होगा ना उतना ही ज्यादा जो बोन है वो किस में रहेगी दोस्तों, अलाइनमेंट के अंदर रहेगी। अब उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, क्लाइंट की पोजीशन को क्या करते हैं,
उस कंडीशन के अंदर लेके लाते हैं। जैसे हमारा जो बेड है दोस्तों, उसको हमें क्या करना पड़े, एलिवेट करना पड़े, या हेड ऑफ एंड को क्या करना पड़े, बेड को एलिवेट करें। तो वो पोजीशन चेंज करके हम क्या काम करते हैं दोस्तों, जो काउंटर ट्रैक्शन है ना, उसके वेट को क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं कि भाई जो फोर्स है ना वो उधर क्या लगे, कम लगे। एक तो सीधा कोई खींचे, एक हम बेड को मान लो जो लोअर हैंड उसको एलिवेट कर दे तो वो इतना उसको क्या नहीं खींच पाएगा। तो जो पेशेंट की पोजीशन या पेशेंट जिस बेड पे है दोस्तों, उसकी पोजीशन को चेंज करके हम क्या करते हैं, एक तीसरा फोर्स लगाते हैं जो कि किसके लिए काम करता है, काउंटर ट्रैक्शन के लिए काम करता है। ट्रैक्शन के लिए काम नहीं करेगा। हम क्यों चाहेंगे कि ट्रैक्शन के लिए काम करे, हम तो ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा काउंटर ट्रैक्शन होगा, आदमी इतना ज्यादा सह सकता है वजन को, उतना ही ज्यादा उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन वो कैसे बढ़ाया जाएगा काउंटर ट्रैक्शन, ऐसे तो है नहीं पेशेंट को कहेंगे तुम वेट गेन करो, तो वो हम पोजीशन को क्या करते हैं दोस्तों, अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे हेड ऑफ द बेड है उसको हम क्या करेंगे, सॉरी हेड नहीं, जो लोअर एंड है बेड का उसको हम क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे। तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, उसके कारण क्या होगा, काउंटर ट्रैक्शन बढ़ेगा, वो इतना ज्यादा इसको नहीं खींच पाएगा जब जो बेड का लोअर एंड क्या होगा, एलिवेट होगा। तो तीसरा जो फोर्स लगाया जाता है ना दोस्तों, वो किसके द्वारा लगाया जाता है, पोजीशन ऑफ द क्लाइंट, पेशेंट, या फिर बेड भी लिख सकते हो आप। ठीक है, जो बेड है, पोजीशन है, जो क्लाइंट है, उसके पोजीशन को भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसके द्वारा भी काउंटर ट्रैक्शन के फोर्स को क्या कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि ट्रैक्शन के टाइप्स की बात करते हैं। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन की। अगर हम ट्रैक्शन की टाइप की बात करें तो दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है स्किन ट्रैक्शन और एक होता है दोस्तों आपका स्केलेटल ट्रैक्शन। मैंने आपको सर्वाइकल इंजरी में पढ़ाया था, आपको याद हो तो मैंने आपको हेलो ट्रैक्शन के बारे में बताया था, या फिर मैंने आपको सर्वाइकल जो टोंग्स हैं उनके बारे में बताया था, स्कल टोंग्स के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके बारे में बताया था। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो हेड है दोस्तों, उसे हेड के अंदर क्या करते हैं, हम पिन लगाते हैं, पिन लगाते हैं उसके अंदर हम क्या लगाते हैं दोस्तों, पिन लगाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, हम बॉडी के अंदर कर रहे हैं, हम वो बॉडी के अंदर कर रहे हैं। बॉडी की जो बोन है दोस्तों क्या कहलाती है, स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। तो जो पिन है या जो वायर है वो उनके द्वारा अगर उनको लगा के और फिर ट्रैक्शन अप्लाई किया जाए दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, स्केलेटल ट्रैक्शन के नाम से जानेंगे। उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, स्केलेटल ट्रैक्शन के नाम से जानेंगे। स्केलेटल ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, ट्रैक्शन लगाने के लिए व्यक्ति के, पर्सन के, पेशेंट के किसके अंदर जाएंगे दोस्तों, हम बोन के अंदर क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे, और ड्रिल करके दोस्तों उसके अंदर हम क्या डालेंगे, पिन या वायर डालते हैं। पिन या क्या डालते हैं दोस्तों, वायर डालते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, स्केलेटल ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, स्केलेटल ट्रैक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं। स्किन ट्रैक्शन में क्या होगा, अंदर बोन के अंदर कुछ चीज नहीं लगाई जाएगी, हर चीज हम बाहर से क्या करेंगे दोस्तों, अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके फिर हम ट्रैक्शन लगाते हैं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, स्किन ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो स्किन ट्रैक्शन में हम मेनली क्या यूज करते हैं, जैसे हम इलास्टिक जो बैंडेज है वो यूज करेंगे, इलास्टिक बैंडेज का यूज करेंगे। ठीक है, फुट अप्लायंस का यूज करेंगे, आगे आएगा ये फुट अप्लायंस, मैं आपको समझा दूंगा किस प्रकार से फुट अप्लायंस है उसका यूज किया जाता है। फुट अप्लायंस का यूज करेंगे या फिर स्लिंग्स का यूज करेंगे, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि स्लिंग्स क्या होते हैं। तो इन सब का यूज करके दोस्तों हम क्या करते हैं, ट्रैक्शन लगाते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, स्किन ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, स्किन ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो ट्रैक्शन है दोस्तों, दैट इज स्केलेटल ट्रैक्शन। ठीक है, दूसरा जो ट्रैक्शन है वो कौन सा है, स्केलेटल ट्रैक्शन है। अभी आगे इमेज आएगी, चलो वही बता दूंगा मैं आपको, कई सारी इमेजेस लेके आया हूं आप लोगों के लिए, काफी चीजें हम पढ़ेंगे उसमें, है ना। दूसरा जो ट्रैक्शन दोस्तों स्केलेटल ट्रैक्शन है। स्केलेटल ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, पिन और वायर का यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम यूज करेंगे, यूज द पिन एंड वायर्स। आगे मैं समझा भी दूंगा कि किस प्रकार से हम यूज करते हैं। तो पिन और जो वायर्स है दोस्तों उनका यूज करते हैं किसके अंदर, हम बोन के अंदर। बोन के अंदर ड्रिल करेंगे, ड्रिल करके छेद करके वहां पर हम उसको फिक्स करेंगे और फिर वेट लगाया जाएगा। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, स्केलेटल ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, स्केलेटल ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब आप बताओ कि कौन सा ज्यादा मतलब इफेक्टिव होगा, कौन सा ऐसा ट्रैक्शन होगा दोस्तों जो ज्यादा वेट को झेल पाएगा। तो एक तो देखो हमारी बोन है उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो हमारी बोन डायरेक्टली क्या होगी दोस्तों, ज्यादा वेट को वो कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। और जो स्किन ट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली तो बोन से नहीं जुड़ा हुआ ना, हम कोशिश कर रहे हैं उसको कि जो बोन का जो वेट है वो बैलेंस करने की हम कोशिश कर रहे हैं ट्रैक्शन देके। ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो वेट है दोस्तों उसको कम वो कर पाएगा। ठीक है, तो जो स्किन है दोस्तों वो जो वेट है स्किन ट्रैक्शन के अंदर बस ज्यादा वेट नहीं लगाया जाता, सिर्फ 4 से और 5 केजी वेट लगाया जाता है। ठीक है, स्किन ट्रैक्शन हम कुछ समय के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो कोई भी पेशेंट है, उसके नेक ऑफ द फीमर का फ्रैक्चर हो गया और हमें लगता है कि वे कुछ समय के लिए ट्रैक्शन करते हैं, उसके बाद सर्जरी तो करनी ही है। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, स्किन ट्रैक्शन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो बहुत कम समय के लिए अप्लाई करते हैं हम ये। ठीक है, स्केलेटल जो ट्रैक्शन है दोस्तों इसके अंदर जो वेट है वो हम ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं,
क्यों? क्योंकि डायरेक्टली बोन के अंदर ड्रिल कर रखा है तो बोन ज्यादा मजबूत होती है। तो ये 11 से और 18 केजी 11 to 18 केजी वेट को क्या कर सकता है दोस्तों, बियर कर सकता है। और एग्जाम में दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जो एक क्वेश्चन है दोस्तों डायरेक्टली पूछा जाएगा कि स्कीन जो ट्रैक्शन है उसमें कितना वेट अप्लाई करते हैं, और जो स्केलेटल जो ट्रैक्शन है दोस्तों उसके अंदर कितना वेट अप्लाई कर सकते हैं हम। 11 से 18 केजी वेट हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्किन ट्रैक्शन में क्या क्या यूज करते हैं, इलास्टिक बैंडेज, फुट अप्लायंस, स्लिंग्स, इनका यूज करते हैं। और यहां पर हम किसका यूज करते हैं, पिन और जो वायर्स है दोस्तों उनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इधर पहले लिखो टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन। टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन भी लिखो इधर, स्किन ट्रैक्शन, थोड़ी सी जगह रहनी चाहिए, ऊपर लिख देता हूं, स्किन ट्रैक्शन। और दूसरा जो ट्रैक्शन है दोस्तों दैट इज स्केलेटल ट्रैक्शन, स्केलेटल ट्रैक्शन। स्केलेटल ट्रैक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा, जो सर्वाइकल जो टोंग्स है उनका यूज करते हैं, जिसको हम स्कल टोंग्स भी बोलते हैं, स्कल टोंग्स, या फिर इसे हम क्रैच फील्ड भी बोलते हैं। अभी समझा दूंगा क्या होता है क्रैच फील्ड। इसके अलावा दोस्तों जैसे हेलो डिवाइस है, हेलो फिक्सेशन डिवाइस, हेलो फिक्सेशन ट्रैक्शन है। अभी हम समझेंगे इन सबको, तो आपको डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। और एक जैसे आपका दोस्तों परकिन ट्रैक्शन आएगा, परकिन ट्रैक्शन, PRKIN, परकिन ट्रैक्शन, परकिन ट्रैक्शन। इसके बाद हम स्किन ट्रैक्शन की बात करते हैं। स्किन ट्रैक्शन में भी कई सारे ट्रैक्शन पढ़ेंगे। एक सर्वाइकल, देखो सर्वाइकल क्या, स्किन जरूर लिखना क्योंकि उधर भी ये सर्वाइकल टोंग्स हैं ना। तो सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन, ट्रैक्शन में T लिख देता हूं, ठीक है, आप खुद लिख लेना, TR लिख देता हूं। चलो, सर्वाइकल जो इस स्किन जो ट्रैक्शन है दोस्तों वो लिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों बक्स ट्रैक्शन, बक्स जो ट्रैक्शन है वो आता है। एक आपका ब्रायंट ट्रैक्शन आता है, ब्रायंट ट्रैक्शन, इसको हम गैलोज ट्रैक्शन भी बोलते हैं, गैलोज ट्रैक्शन, गैलोज ट्रैक्शन। एक आपका आता है दोस्तों रसेल ट्रैक्शन, रसेल ट्रैक्शन, इसे हम रसेल हैमिल्टन ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज रसेल हैमिल्टन ट्रैक्शन, हैमिल्टन ट्रैक्शन। एक ट्रैक्शन आता है आपका दोस्तों पेल्विक ट्रैक्शन, पेल्विक ट्रैक्शन आता है इसके अंदर। इसके अलावा कुछ ट्रैक्शंस और आते हैं जैसे कि बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन, बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन, ट्रैक्शन। और एक आता है आपका दोस्तों डनलप ट्रैक्शन, डनलप ट्रैक्शन। मैं हर चीज लेके आता हूं, देखो बताने में आपको हो सकता है कि मैं आपको सिर्फ 2 ही एग्जांपल बता देता, 3 बता देता, उतने में भी काम चल जाता, लेकिन मुझे काम नहीं चलाना। मैं चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आए कैसा भी आए तो आप उसको कर सको, बस मेरा ये मकसद है। ठीक है, तो हमने बात की लगभग कितने पढ़ लिए, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये लगभग 7 ट्रैक्शन हम इसमें पढ़ रहे हैं। और इधर लगभग हम 3 पढ़ रहे हैं ना, 3 है और भी बताऊंगा, वो इधर से निकल के आएंगे आपके। ठीक है, अभी तो नाम आ रहे हैं तो आप डर गए होंगे कि सर ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या नाम है, लेकिन हम इनको जब एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों तब आपको हर चीज क्या समझ में आ जाएगी। सबसे पहला जो ट्रैक्शन है दोस्तों दैट इज सर्वाइकल ट्रैक्शन, सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन, सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन। सर्वाइकल है तो सीधी बात है कि यहां पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इसका, इस ट्रैक्शन में देखो ये वेट अप्लाई किया जा रहा है। तो इसमें एक तो दोस्तों क्या चीज ध्यान रखना पड़ता है कि सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन के अंदर हम 2 चीजें यूज करते हैं। एक तो क्या यूज करते हैं दोस्तों, हम ये यहां पर जो लगा रहा है ट्रैक्शन के लिए, देखो ये दैट इज चिन पैड, चिन पे लगाया जा रहा है ये, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, चिन पैड के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, चिन पैड के नाम से जानते हैं हम इसे, चिन पैड। और एक जो लगाया जा रहा है दोस्तों दैट इज हेड हाल्टर, हेड हाल्टर,
हेड हाल्टर। ठीक है, तो इसके अंदर दो चीजें यूज करते हैं हम, एक चिन पैड का यूज करते हैं, एक हेड हाल्टर का यूज करते हैं। हेड हाल्टर ये पीछे की तरफ इधर लगाया जाएगा और चिन पैड है दोस्तों यहां पर लगाया जाएगा। ठीक है, अब सर्वाइकल ट्रैक्शन है तो इसका यूज किसके लिए करेंगे दोस्तों हम, भाई किसी भी प्रकार की मान लो सर्वाइकल इंजरी हो, C1 C2 हो, सर्वाइकल स्ट्रेन हो गया हो, या दोस्तों जैसे सर्वाइकल स्पाज्म हो गया हो, सर्वाइकल स्पाज्म हो गया हो, या फिर नेक पेन हो रहा हो, किसी भी क्लाइंट को नेक इंजरी हो, नेक क्या हो इंजरी हो या नेक पेन हो, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसमें डायरेक्टली कोई ड्रिल तो नहीं कर रखा ना, सर्वाइकल टोंग्स के अंदर तो हम क्या करते हैं, दो ड्रिल करते हैं, ड्रिल करके फिर पीछे की तरफ क्या लगाते हैं दोस्तों, हम वेट लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर कोई ड्रिल नहीं किया हमने, डायरेक्टली बस ये चिन पैड लगाया, इधर ये लगाया और फिर पीछे की तरफ हमने क्या लगा दिया दोस्तों, वेट लगा दिया। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब इसमें दो चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें हेड ऑफ द बेड जो है ना दोस्तों, वो एलिवेट किया जाता है लगभग 20 से 30 डिग्री। हेड ऑफ द बेड जो एलिवेट करते हैं हम लगभग 20 से और 30 डिग्री क्या करते हैं दोस्तों, एलिवेट करते हैं। और ये जो चिन पैड जब पीछे की तरफ जाता है ना दोस्तों, तो कान के पास क्या कर सकता है, ईयर फ्रिक्शन कर सकता है, यहां पर इंजरी कर सकता है। देखो ये इस प्रकार से जाएगा ना, तो इस जगह पे क्या कर सकता है दोस्तों, इंजरी कर सकता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, पाउडर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं दोस्तों, पाउडर का यूज करते हैं, ताकि ईयर फ्रिक्शन ना हो, ताकि क्या ना हो, ईयर फ्रिक्शन नहीं हो। तो ये बस इतना समझ में आ गया आपको तो बहुत है। डायरेक्टली एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आएगा आपके पास, ऐसी इमेज देगा और आपसे पूछेगा कि ये किस प्रकार का ट्रैक्शन है, तो उसमें सारे ऑप्शन आएंगे। हेलो ट्रैक्शन लिखा हुआ आएगा आपके सामने, ठीक है, सर्वाइकल टोंग्स लिखा हुआ आएगा आपके सामने, इसके बाद सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन लिखा हुआ आएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। ठीक है, और कुछ भी दे देगा, एक रसेल ट्रैक्शन लिख दिया मान लो, तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन आएंगे। तो ये जो ट्रैक्शन है दोस्तों, दैट इज सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन। ठीक है, ये सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ये जो ट्रैक्शन जो आपको मैंने शुरू में इमेज में बताया था दोस्तों, दैट इज बक्स ट्रैक्शन। इसे हम किस नाम जानते हैं, बक्स ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। बक्स जो ट्रैक्शन होता है दोस्तों, बक्स का मतलब याद रखा करो पैसे। ठीक है, और पैसे होंगे तो आप क्या लेके आओगे, जूते लेके आओगे, शूज लेके आओगे, तो इसलिए फुट अप्लायंस यूज किया जाता है। तो ये फुट अप्लायंस यूज करते हैं। तो कौन सी ट्रैक्शन, अब मैंने आपको ध्यान रखो, स्किन ट्रैक्शन की जब डेफिनेशन बताई थी तब मैं आपको बताया था कि मैंने आपको भाई स्किन ट्रैक्शन के अंदर हम सिलिंग का यूज करते हैं, इलास्टिक बैंडेज का यूज करते हैं, और हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, फुट अप्लायंस का यूज करते हैं। तो बक्स जो ट्रैक्शन होता है ना दोस्तों, उसे बक्स ट्रैक्शन के अंदर हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, हम फुट अप्लायंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फुट अप्लायंस का यूज करते हैं। तो इसमें पहली चीज हम क्या करेंगे दोस्तों, जो एंड ऑफ द बेड है, एंड ऑफ द बेड है दोस्तों, उसको हम थोड़ा क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं। एंड ऑफ द बेड को क्या करते हैं दोस्तों, एलिवेट करते हैं। ये क्या काम करेगा, ये थोड़े से काउंटर ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा। मैंने आपको समझाया था कि थर्ड फोर्स का काम करता है, तो ये थर्ड फोर्स का काम करेगा यहां पर। इससे काउंटर ट्रैक्शन थोड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से अप्लाई कर दिया जाता है। देखो ये है आपका फुट अप्लायंस, इस प्रकार से अप्लाई कर दिया गया। उसके बाद में चारों तरफ इसकी बैंडेज बांध देगी। तो ये इस प्रकार से फोर्स है, फिर इसके ऊपर क्या लगा दिया गया दोस्तों, वेट लगा दिया गया। ये पुली सिस्टम है। ये क्या है, पुली सिस्टम। पुली जो सिस्टम जैसे पहले कुएं से पानी निकालने के लिए यूज करते थे हम, तो उस प्रकार का घिरनी बोलते हैं जिसको हिंदी में, तो वो जो सिस्टम है दोस्तों, वो यहाँ पे उस प्रकार से वेट लगाया जाता है। तो ये पुलिस सिस्टम में खींचने का काम करेगा ये। ठीक है, पुलिस सिस्टम से खींचने का क्या करता है दोस्तों, काम करता है। जैसे वो पानी की बाल्टी निकालते थे ना कुएं से खींच खींच के, तो वो पुली होती थी, वो घिरनी होती थी, ठीक, वो घूमती है ऐसे, तो उससे थोड़ा सा फोर्स कम लगता है। तो इसके कारण से दोस्तों ये क्या होता है कि ये पुली सिस्टम लगा दिया, यहां पर वेट लगा दिया। फुट अप्लायंस का यूज करेंगे किसमें दोस्तों, बक्स ट्रैक्शन में। बस बक्स ट्रैक्शन में आपको क्या याद रखना है कि बक्स ट्रैक्शन के अंदर दोस्तों फुट अप्लायंस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मेनली दोस्तों ये जो बक्स ट्रैक्शन है ये यूज करते हैं हम, क्या तो फीमर की इंजरी हो या फिर टीबिया की इंजरी हो, फ्रैक्चर मतलब फ्रैक्चर हो, फीमर फ्रैक्चर हो या फिर दोस्तों टीबिया का अगर फ्रैक्चर है, तो उसकी कंडीशन के अंदर हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, बक्स ट्रैक्शन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो ट्रैक्शन है दोस्तों, दैट इज रसेल हाल्टन ट्रैक्शन। ये जो ट्रैक्शन है रसेल या रसेल हैमिल्टन ट्रैक्शन, हाल्टन नहीं हैमिल्टन। तो दूसरा जो ट्रैक्शन दोस्तों दैट इज रसेल ट्रैक्शन। रसेल ट्रैक्शन को हम एक नाम से और जानते हैं, रसेल हैमिल्टन ट्रैक्शन। रसेल हैमिल्टन ट्रैक्शन, हैमिल्टन ट्रैक्शन। ठीक है, अब जो रसेल जो खिलाड़ी जो लड़के हैं वो तो जानते हैं कि भाई रसेल क्या है, ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। तो यहां पर भी दो चीजें होंगी। एक जो चीज होगी दोस्तों वो तो सेम बक्स ट्रैक्शन की होगी, ये भी सेम किसकी तरह है दोस्तों, इट इज ऑल्सो सेम बक्स ट्रैक्शन।
देखो बक्स ट्रैक्शन की सेम ही है ये, बस इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। बक्स ट्रैक्शन की तरह ही है, इसमें हम क्या करेंगे, जो बेड का एंड है उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम फुट जो अप्लायंस है उसका यूज करेंगे। फुट अप्लायंस हमने क्या कर दिया, यूज कर दिया। अब भाई ऑलराउंडर है, अगर रसेल ऑलराउंडर है तो दो काम करेगा, तो एक काम तो फुट अप्लायंस आपने इसमें यूज कर दिया, दूसरा काम और करवाना है ना दोस्तों। तो दूसरा काम के अंदर हम इसमें क्या यूज करते हैं दोस्तों, नी स्लिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, नी स्लिंग का यूज करते हैं। नी स्लिंग का क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। मतलब कि जैसे मान लो कोई भी चीज को आप कपड़े में डाल दो, उसको उठाओ, ठीक है, तो वो स्लिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्लिंग। तो इसी प्रकार से यहां पर इसको पैक करके, ठीक है, या क्लॉथ लगा के और फिर वजन ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार पुलिस सिस्टम से क्या लगा दिया जाता है दोस्तों, वेट लगा दिया जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, नी स्लिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, नी स्लिंग के नाम से जानते हैं। तो रसेल जो ट्रैक्शन है दोस्तों, उसे रसेल ट्रैक्शन में दो चीजें होंगी, एक फुट अप्लायंस होगा और एक क्या होगा दोस्तों, आपका नी स्लिंग होगा। एक क्या होगा दोस्तों, आपका नी स्लिंग होगा, ठीक है। मेन आपको ये याद रखना है। तो जो रसेल ट्रैक्शन है, इसे अब लड़कियां जो रसेल को जानती नहीं है, तो उसमें दो नाम आ रहे हैं इसमें, एक रसेल हैमिल्टन नाम आ रहा है। तो दो काम करेगा, एक काम क्या करेगा, फुट अप्लायंस का यूज करेगा, और दूसरा काम क्या करेगा दोस्तों, इसलिए नी स्लिंग, ठीक है। तो दो जगह से यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है, यहाँ भी। तो ये मेनली दोस्तों जो फीमर का जो फ्रैक्चर है उसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। फीमर का जो फ्रैक्चर है दोस्तों, उसके अंदर हम मेनली इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो इसे हम किस नाम जानेंगे, रसेल ट्रैक्शन। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक सर्वाइकल ट्रैक्शन पढ़ा, उसमें आपको कुछ याद नहीं करना, दो चीजें यूज कर रहे हैं, एक हम हेड हाल्टर यूज कर रहे हैं, एक चिन पैड यूज कर रहे हैं, ठीक है। और आपको थोड़ा सा हेड ऑफ द बैंड, जो हेड ऑफ द बेड है उसको हम 20 से 30 डिग्री क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं। और यहाँ पर फ्रिक्शन को रोकने के लिए ईयर पे हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, पाउडर का यूज करते हैं। खत्म हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा बक्स। बक्स का मतलब सूज का मतलब उसमें फुट अप्लायंस यूज करेंगे, वो खत्म हो गया। यहाँ पर आ गया रसेल, दो काम करेगा, तो दो काम में एक दो चीजें करनी पड़ेंगी हमें, एक तो हमें फुट अप्लायंस का यूज करना पड़ेगा और एक हमें क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों, स्लिंग का यूज करना पड़ेगा। अब जाके डेफिनेशन में देखो ट्रैक्शन में, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि वहां पर हम क्या करते हैं कि जो ट्रैक्शन डेफिनेशन मतलब मैंने जो आपके टाइप बताए उसमें मैंने आपको बताया था कि स्किन ट्रैक्शन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, इलास्टिक बैंडेजेस यूज करते हैं। इसके अलावा हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, इलास्टिक बैंडेजेस के अलावा हम स्लिंग यूज करते हैं या फुट अप्लायंस यूज करते हैं। आगे ना तीनों चीजें आ गई आपके सामने। तो ये कौन सा ट्रैक्शन हो गया दोस्तों, आपका रसेल या रसेल हैमिल्टन ट्रैक्शन हो गया। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट ट्रैक्शन देखते हैं। ये जो ट्रैक्शन आपको दिख रहा है दोस्तों, दैट इज पेल्विक ट्रैक्शन। पेल्विक ट्रैक्शन, तो यहां पर पेल्विक बेल्ट लगा दी जाती है। ये पेल्विक बेल्ट है। इस एरिया पे दोस्तों क्या कर दिया जाएगा, जो इलियक क्रिस्ट वाला जो एरिया है, इस एरिया पे चारों तरफ से पेल्विक बेल्ट लगा दी जाएगी और फिर उससे दोस्तों क्या कर दिया जाएगा, वेट लगाया जाएगा, ठीक है। उससे क्या लगाया जाएगा, वेट लगाया जाएगा। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, पेल्विक ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, पेल्विक ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। बस आप थोड़ा सा इमेज ध्यान रख लेना और कुछ याद नहीं रखना कि ये किस जगह पे लगाया गया है, किस रीजन पे लगाया गया दोस्तों। तो पेल्विक रीजन के ऊपर लगाया गया है, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, पेल्विक ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, पेल्विक ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे कई क्लाइंट होते हैं उनको लोअर बैक पेन होता है, ऐसे क्लाइंट के अंदर हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। जिनको लोअर बैक पेन हो, वैसे क्लाइंट के अंदर हम ये यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा अलग से ही दिख रहा होगा। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, रसेल जो हैमिल्टन जो ट्रैक्शन है ना दोस्तों, ये स्किन ट्रैक्शन भी है, लेकिन कई बार हम यहां पर क्या करते हैं दोस्तों, यहां पर हम पिन लगा देते हैं। यहां पर क्या लगा देते हैं दोस्तों, पिन लगा देते हैं। इसकी जगह हम डायरेक्टली क्या लगाएंगे, यहाँ पे पिन लगा देंगे। ये पिन डालेंगे स्केलेटल के रूप में। स्केलेटल पिन डाल दी हमने। पिन डालने के बाद में दोस्तों फिर हम वेट क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, स्केलेटल ट्रैक्शन बन जाता है। तो ये दोनों ट्रैक्शन की तरह यूज हो सकता है। हम स्किन ट्रैक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं और इसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं दोस्तों, रसेल हैमिल्टन ट्रैक्शन की तरह भी हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टीनमैन जो पिन है दोस्तों, इसके अंदर यूज की जाती है। मैं एक बार आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से करते हैं हम। चलो स्केलेटल ट्रैक्शन में बता दूंगा, थोड़ा सा स्केलेटल ट्रैक्शन पढ़ेंगे तब वहां पर मैं आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर तो सारे काम कर रहा है। ये एक काम तो क्या कर रहा है दोस्तों, इसके अंदर हम दो चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है। दो, एक तो नी स्लिंग का भी यूज कर रहे हैं साथ में हम फुट अप्लायंस के साथ, और ऑलराउंडर है तो ये इधर भी खेल रहा है और उधर भी खेल रहा है। ये बॉलिंग भी कर रहा है और बैटिंग भी। तो स्किन में भी है और ये किस में है दोस्तों, स्केलेटन में भी है। तो जो लड़के हैं वो तो नहीं भूलेंगे, कम से कम जो भी रसेल को जानते हैं, आंद्रे रसेल। ये पेल्विक ट्रैक्शन हो गया दोस्तों। इसके बाद ये जो ट्रैक्शन दिख रहा है ना दोस्तों, दैट इज बैलेंस्ड सस्पेंशन ट्रैक्शन। बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन। बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन है ना, आपको एक अलग से सिस्टम दिख रहा होगा दोस्तों इसमें।
देखो एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, तो दोनों साइड से क्या बनाया जा रहा है, बैलेंस बनाया जा रहा है। तो इसमें मतलब बॉडी का काउंटर जो ट्रैक्शन है ना, वो फोर्स यूज नहीं किया जा रहा है, इसमें बॉडी का फोर्स नहीं यूज किया जा रहा है, दोनों तरफ खुद ही क्या दिया जा रहा है दोस्तों, फोर्स दिया जा रहा है। इधर की तरफ ये ट्रैक्शन का काम करेगा, एक किसकी तरफ काम करेगा दोस्तों, काउंटर ट्रैक्शन की तरह काम करेगा। तो इस प्रकार से ये लगा दिया जाता है, ठीक है। एक इसमें थाई के नीचे लगाते हैं और एक यहाँ पर ट्रैक्शन लगाते हैं। तो दो जगह पे ट्रैक्शन क्या किया जा रहा है दोस्तों, अप्लाई किया जा रहा है। बैलेंस क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, दोनों तरफ से बैलेंस दे रहा है, ये इधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है। तो आप कोई भी इमेज दिखे ना, तो आप इमेज को देखकर देखना कि एक तरफ दे रखा है या दोनों तरफ दे रखा है। तो यहां पर देखो आपको वेट इधर भी दे रखा है और इधर भी दे रखा है, तो इससे दोनों तरफ बैलेंस बन रहा है। इसलिए इसको हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसलिए हम किस नाम जानते हैं, बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें एक स्पेशल जो बेड है ना दोस्तों, वो यूज किया जाता है, क्योंकि कितने सारे बेड जा रहे हैं इसमें, देखो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। इससे इस स्पेशल प्रकार के बेड को हम बालकनी फॉर्म बेड कहते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, बालकनी फॉर्म बेड, बालकनी फॉर्म बेड। इस बेड को हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, बालकनी फॉर्म बेड के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बच्चों के अंदर यूज किया जाता है ये जो ट्रैक्शन है, जिसे हम ब्रायंट ट्रैक्शन या गैलोज ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसे हम ब्रायंट ट्रैक्शन या गैलोज ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये ज्यादातर 18 महीने से कम के बच्चों में यूज किया जाता है, ठीक है। 18 महीने से कम के बच्चों में यूज किया जाता है, जिनका वेट लगभग 16 केजी से 12 से 16 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लगभग 12 to 16 केजी के अबाउट ही उनका वेट होना चाहिए, इससे ज्यादा वेट उनका नहीं होना चाहिए। तो उन बच्चों के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। कॉन्जेनाइटल किसी के अंदर दोस्तों बोर्न के साथ अगर हिप डिस्प्लेजिया की कंडीशन है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। हिप डिस्प्लेजिया, जन्म के साथ ही जिन बच्चों के अंदर कॉन्जेनाइटली हिप डिस्प्लेजिया पाया जाता है दोस्तों, उसके अंदर हम मेनली बच्चों में यूज करते हैं। तो डायरेक्टली इसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों, बच्चे को यहाँ पर लेटा दिया और इस प्रकार से फिर ऊपर की तरफ दोनों जो लेग है दोस्तों, यहाँ पर ये टच नहीं होना चाहिए। ये वाला जो पार्ट है, बटक्स वाला पार्ट, ये टच नहीं होता है। यहाँ पर ये वाला पार्ट दोस्तों क्या नहीं होता है, बटक्स वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर क्या नहीं होता है दोस्तों, टच नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर ऊपर की साइड 90 डिग्री का एंगल बना दिया जाता है। 90 डिग्री का एंगल बना के फिर क्या लगाया जाता है दोस्तों, ट्रैक्शन लगाया जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, गैलोज ट्रैक्शन, या इसे हम ब्रायंट ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम गैलोज ट्रैक्शन या फिर किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ब्रायंट ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज गैलोज ट्रैक्शन और ब्रायंट ट्रैक्शन, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों में ही यूज किया जाता है। 18 महीने से कम के जो बच्चे होते हैं उन्हीं के अंदर मेनली हम क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। अब आ जाओ, हो गए ना सर, एक और बच गया, डनलप बच गया ना। डनलप कहाँ है, दिस इज द डनलप। बस आपको कुछ नहीं याद कर रहा, डनलप जो ट्रैक्शन है उसमें मेन अभी तक हमने कहाँ के देखे दोस्तों, यहाँ सर्वाइकल रीजन का देख लिया, लेग का देख लिया, लेकिन हैंड वाला एक भी नहीं देखा। तो हैंड वाला जो है वो डनलॉप ट्रैक्शन है। डनलॉप ट्रैक्शन दोस्तों फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस में यूज किया जाता है। फ्रैक्चर ऑफ जो ह्यूमरस है दोस्तों, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इधर हो नहीं रहा, नहीं ये नहीं हो गया, ठीक है। ये वाला जो ट्रैक्शन इसमें दिख रहा होगा आपको, एक वेट यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है और एक वेट कहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है दोस्तों, इस प्रकार से अप्लाई किया जा रहा है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, डनलॉप ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो डनलॉप जो ट्रैक्शन है दोस्तों, वो किसके अंदर यूज कर रहे हैं, हम फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस बोन के लिए यूज कर रहे हैं। किसके लिए यूज कर रहे हैं दोस्तों, फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस के लिए यूज कर रहे हैं। बैलेंस्ड सस्पेंशन जो ट्रैक्शन है, ये हम चाहे टीबिया के लिए भी यूज करते हैं, फिबुला के लिए भी यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपका फीमर है, फीमर के लिए भी यूज करते हैं, तीनों के लिए यूज करते हैं। फ्रैक्चर ऑफ द टिबिया, फ्रैक्चर ऑफ द फिबुला और फ्रैक्चर ऑफ द फीमर, तीनों के लिए दोस्तों क्या यूज किया जाता है, बैलेंस सस्पेंशन जो ट्रैक्शन है दोस्तों वो यूज किया जाता है। बैलेंस सस्पेंशन जो ट्रैक्शन है वो यूज किया जाता है। इस ट्रैक्शन के अंदर भी क्या यूज किया जा सकता है दोस्तों, स्केलेटल जो ट्रैक्शन वो यूज किया जा सकता है। तो दो के बारे में हमने बात की जो स्किन और स्केलेटल दोनों की तरह काम करते हैं। एक तो आपका ऑलराउंडर हो गया, ठीक है, तो रसेल हैमिल्टन जो ट्रैक्शन है वो भी यूज कर सकते हैं। एक दूसरा आपने क्या देखा दोस्तों, बैलेंस सस्पेंशन जो ट्रैक्शन है उसका भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे वाला जो ट्रैक्शन है दोस्तों दैट इज स्केलेटल ट्रैक्शन। तो स्केलेटल जो ट्रैक्शन है इसमें हम कुछ स्पेशल प्रकार के क्या यूज करते हैं दोस्तों, क्या तो वायर्स यूज करते हैं या फिर नेल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो जो ये वायर्स जो नेल्स है दोस्तों, इनके बारे में मैं एक बार थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हम स्टीनमैन, ठीक है, स्टीनमैन पिन यूज करते हैं। हम इसके अंदर क्या यूज करते हैं, स्टीनमैन पिन यूज करते हैं। तो ये आपके सामने देखो, जैसे पैर है मान लो, मेनली पैर के लिए करते हैं ना, लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए मेनली करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, ये है पिन। तो इन पिन को डायरेक्टली इस प्रकार से ड्रिल किया जाएगा, ठीक है। जो ड्रिल मशीन होती है ना, वैसी ही बिल्कुल मशीन होती है ऑर्थोपेडिक्स में, और वहां पर ये पिन को क्या कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा और फिर बोन से क्या कर दिया जाता है दोस्तों, ड्रिल कर दिया जाता है। तो ड्रिल करके ये इस प्रकार से जाएंगी,
ये इधर गई, ये इधर गई और इधर से इस प्रकार से जाती हैं। इनका एक बार फोटो देख लेना, क्या पता एग्जाम्पल ले। एक साइड से क्या होती है दोस्तों, ये शार्प होती है। आपको होगा सब शार्प क्यों होती है, तो ये शार्प इसलिए होती है ना दोस्तों, शार्प नहीं होगी तो अंदर कैसे जाएंगी। ऐसे तो है ना कि ब्लंट है और आप उसी को ड्रिल को चला रहे हो, आप दीवार में ब्लंट को चलाओगे तो वो भी नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसलिए इस क्या एक साइड से क्या होती है दोस्तों, ये शार्प होती है, ठीक है। फिर बाद में जब ये ड्रिल एक साइड से हो जाता है तो शार्प एंड को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। उसको चाहे पैडेड कर दिया जाए, ठीक है, पैडेड करके उसको क्या कर दिया जाता है, चुभे नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो इन पिन का नाम जरूर ध्यान रख लेना, इन्हें हम किस नाम जानते हैं, स्टील मैन पिन के नाम से जानते हैं। ऐसे याद नहीं तो ऐसे स्टील का आदमी, ठीक है, स्टील की पिन है, स्टील का आदमी है, स्टील मैन पिन, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा आपको, स्टील मैन पिन। अब ये स्टील मैन जो पिन है ना दोस्तों, ये डायरेक्टली तो वेट को बियर नहीं कर सकती, तो इसके लिए है ना एक डिवाइस यूज की जाती है। ये जो डिवाइस है दोस्तों, इसे हम बोलर स्टीरअप के नाम से जानते हैं, BOHLER, बोलर स्टीरअप। तो इन बोलर स्टीरअप के अंदर क्या होती है दोस्तों, ये जो पिन है वो इस प्रकार से यहां पर इंसर्ट कर दी जाती है इसमें, और फिर वेट यहां पर इसके क्या लगा दिया जाएगा दोस्तों, वेट लगा दिया जाएगा। डायरेक्टली ऐसे तो है नहीं कि पिन पे जोड़कर फिर ही वेट लगा दिया आपने, तो जो पिन डालकर दोस्तों फिर ये बोलर स्टीरअप डाला जाता है, और इस बोलर स्टीरअप के अंदर क्या लगाया जाता है दोस्तों, ये बोलर जो स्टीरअप है इसके द्वारा कनेक्ट करके क्या लगा दिया जाता है दोस्तों, वेट को कनेक्ट किया जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको एक इमेज। तो इस डिवाइस का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ये कौन सी डिवाइस है, दैट इज बोलर स्टीरअप, BOHLER, बोलर स्टीरअप। ठीक है, बॉलर से याद रख लेना, ठीक है, बॉलर से याद रख लेना, बोलर स्टीरअप। ये बॉल बनी हुई है यहाँ पे, ऐसे याद रख लो, यहाँ पर क्या बनी हुई है, एक बॉल बनी हुई है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, बोलर स्टीरअप हो गया। एक स्टील मैन हो गया, कुछ नाम आ रहे हैं थोड़े से अलग, तो लेकिन आप एक दो बार रिवाइज करोगे ना याद हो जाएगा, एक दो बार मुझे सुनो, ठीक है, क्योंकि सर एक बार ही सुनना मुश्किल होता है, दो बार कैसे सुने। चलो ठीक है, बात हो गई इसकी। अब हम बात करते हैं दोस्तों इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। दो चीजें तो मैंने आपको बढ़ा दी, दो तो मैंने आपको इसमें पढ़ा दिया दोस्तों। ये है सर्वाइकल टोंग्स या स्कल टोंग्स, स्कल टोंग्स या सर्वाइकल टोंग्स। अब इस सर्वाइकल टोंग्स या स्कल टोंग या क्रैच फील्ड भी बोलते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर जो डिवाइस यूज की जाती है दैट इज क्रैच फील्ड डिवाइस। तो स्कल टोंग्स या सर्वाइकल टोंग्स, जैसे स्कल टोंग्स, सर्वाइकल टोंग्स ट्रैक्शन, या फिर इसे हम क्रैच फील्ड ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्रैच फील्ड ट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये जो डिवाइस यूज की जा रही है ना दोस्तों, ये डिवाइस क्या है, क्रैच फील्ड है। ये इस डिवाइस को किस नाम जानते हैं, क्रैच फील्ड के नाम से जानते हैं, इसलिए इसे हम क्रैच फील्ड ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने आपको समझाया हुआ है दोस्तों, जो सर्वाइकल जो इंजरी है उसमें हमने बात की थी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ड्रिल किया जाता है, ड्रिल करके अंदर इंसर्ट करेंगे और फिर पीछे की तरफ वेट लगाया जाता है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सर्वाइकल टोंग्स या फिर क्रैच फील्ड के नाम से जानते हैं। एक हमने पढ़ा था हेलो डिवाइस, जिसके अंदर दो की जगह कितनी पिन लगाई जाती है दोस्तों, 4 पिन का यूज किया जाता है। होना तो चाहिए, इमेज है या नहीं है पता नहीं है। कहां गया, चलो एक सेकंड रुको, दिखा देता हूं। जो बच्चे नए होंगे उनको दिक्कत आएगी, मैं ये नहीं चाहता बस किसी को दिक्कत हो। ये देखो, तो ये जो डिवाइस है दोस्तों दैट इज हेलो डिवाइस, और यहां पर ये वेस्ट है, इसका वेस्ट पार्ट है, वेस्ट, तो ये है हेलो डिवाइस, हेलो ट्रैक्शन भी बोलते हैं इसको हम, हेलो फिक्सेशन डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, हेलो ट्रैक्शन हो गया। तो ये क्या है, स्केलेटल ट्रैक्शन है, ठीक है। अभी तक जो पढ़े हैं ना स्केलेटल ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम, अब दो जो दोनों हमने पढ़े हैं यहाँ पर स्केलेटल ट्रैक्शन की हम शुरुआत कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला जो है ये भी स्केलेटल ट्रैक्शन है, क्योंकि पिन डायरेक्टली स्कल के अंदर लगाई जा रही है। यहाँ पर भी ये भी क्या है, स्केलेटल ट्रैक्शन है। एक और होता है दोस्तों, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम पार्किंग के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया था ना पार्किंग, तो इसको याद रख लेना, पार्किंग से गाड़ी को पार्किंग में ले जाओ, तो ये पर्किन है, पर्किन स्केलेटल ट्रैक्शन, ठीक है। आपको तो वैसे भी एमसीक्यू जाएंगे, आप इसको पार्किंग के नाम से याद कर लो, वैसे भी आपको वहां पर एग्जाम में समझ आ ही जाएगा। तो पर्किन स्केलेटल ट्रैक्शन, एक दो बार पार्किंग बोलोगे ना तो पर्किन भी निकलने लग जाएगा। तो पर्किन स्केलेटल जो ट्रैक्शन है दोस्तों, वो मेनली दो फ्रैक्चर के अंदर हम इसका मेनली क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। तो एक तो जो फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस में यूज करते हैं, और एक जो
टिबिया का जो कॉन्डाइल है उसमें यूज करते हैं, टिबिया में लिख लो। तो टिबिया और जो ह्यूमरस है दोस्तों, सॉरी ह्यूमरस क्या लिख रहा हूं मैं, फीमर, सॉरी फीमर और जो टिबिया है दोस्तों उसके फ्रैक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। पर्किन स्केलेटल जो ट्रैक्शन है उसका फीमर में या टिबिया में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर इस जगह पे अगर लगा हुआ दिखे और जो पर्सन है वो आपको अगर सुपाइन कंडीशन के अंदर नहीं मिले, लेटा हुआ नहीं मिले, तो आप समझ जाना ये कौन सा है, पर्किन स्केलेटल ट्रैक्शन है, दैट इज द पर्किन स्केलेटल ट्रैक्शन। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि बैलेंस सस्पेंशन और जो रसेल है, रसेल हैमिल्टन जो ट्रैक्शन है दोस्तों, वो दोनों ट्रैक्शन भी कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज स्केलेटल ट्रैक्शन। उन दोनों को भी हम किसके रूप में यूज कर सकते हैं दोस्तों, स्केलेटल जो ट्रैक्शन है दोस्तों उसके रूप में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखो इस प्रकार से बाउलर स्टीरअप को लगाया जाता है। ये पिन डाल दी, ये पिन डालने के बाद में दोस्तों ये दैट इज बाउलर स्टीरअप। यहां पर हमने क्या लगा दिया, बाउलर स्टीरअप लगा दिया। फिर इस बाउलर स्टीरअप से वेट लगाया जाएगा, यहां पर वजन लगाया जाएगा। तो ये है आपका बाउलर स्टीरअप। ठीक है, बॉलर का स्टीरअप, बॉलर याद रख लो, बाउलर की जगह बॉलर स्टीरअप। तो हमने सारी ट्रैक्शंस की बात कर ली है आई थिंक। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन उसमें कह रहा है कि आई विल रिमूव हाफ ऑफ द वेट, कि मैं आधे वेट को क्या कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी और नोटिफाई कर दूंगी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। कभी भी ट्रैक्शन के अंदर बिना हेल्थ केयर प्रोवाइडर की न तो हम वजन को बढ़ा सकते हैं, न वजन को कम कर सकते हैं, न वजन को हटा सकते हैं। ध्यान रखना इस बात को कि तीनों ही चीजें हम बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं कर सकते हैं। न वजन को बढ़ाया जा सकता है, न कम किया जा सकता है, और न ट्रैक्शन को रिमूव किया जा सकता है। जबकि इसमें ये कह रहे हैं कि मैं हटा दूंगी, तो ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं ये, या हटा दूंगा। आई विल गेट यूर प्रेस्क्राइब्ड पेन मेडिकेशन। दोस्तों ट्रैक्शन तो कंटिन्यू लगा रहेगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको पेन मेडिकेशन दी जाएंगी। ठीक है, तो ये बात गलत है। दूसरा दोस्तों ये इसके क्वेश्चन का आंसर भी नहीं है। ये जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि भाई मेरे ट्रैक्शन को रिलीज कर दो, तो उससे रिलेटेड ये आंसर भी नहीं दे रही, इसने क्वेश्चन भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो दोनों ही रीजन हो गए दोस्तों, इसका ये आंसर नहीं आएगा। फोर जो है आई हैव टू फॉलो द, इसने बात सही की है ये कि भाई मैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर की डायरेक्शंस को फॉलो करूंगी और वेट को रिलीज नहीं करूंगी, बात सही है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि भाई ट्रैक्शन क्यों लगाया गया है, ये बताना जरूरी है ना। नर्स को ट्रैक्शन में हटा क्यों नहीं सकती, उसने तो सीधा कह दिया भाई डॉक्टर ने कह रखा है मुझे नहीं हटाना, मैं तो नहीं हटाऊंगी। ये बात तो दोस्तों जो हाउस कीपिंग है वो भी बता देगा भाई डॉक्टर ने कहा है, जो नहीं कहा कोई भी बता देगा। ये तो नॉन जो मेडिकोज है, कोई भी जो नॉन मेडिकोज है दोस्तों वो भी बता देगा इस बात को, तो कि भाई डॉक्टर ने मना कर रखा है। आपको आंसर देना जरूरी है ना नर्स होने के नाते। तो आप आंसर दोगे, क्या आंसर दोगे कि आई कैंट, मैं नहीं कर सकती, बिकॉज वेट्स आर नीडेड टू कीप द बोन अलाइंड। मैंने आपको बताया ना कि बोन अलाइनमेंट के लिए ट्रैक्शन का यूज किया जाता है। आपको पहला जो फंक्शन बताया था वो यही तो बताया था ना, बोन अलाइनमेंट। बोन अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, इमोबिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, फ्रैक्चर के रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, और मसल्स के स्पाज्म को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रैक्शन का यूज करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर जाएगा दोस्तों दैट वुड बी आई कैंट बिकॉज द वेट्स आर नीडेड टू कीप द बोन अलाइंड। तो लिखो अगर ऑर्थोपेडिक वार्ड में, अलग लैंग्वेज में लिखाऊंगा मैं, अगर ऑर्थोपेडिक्स वार्ड में कोई पेशेंट में, क्लाइंट ये पढ़ के क्लाइंट आने लग गया हमारे इंडिया में, तो पेशेंट यूज करते हैं, क्लाइंट कोई बोलता नहीं है। कोई पेशेंट आपको हमें नर्सेज को आपको ट्रैक्शन हटाने के लिए कहे, स्केलेटल ट्रैक्शन के अंदर है ना मोस्ट प्रायोरिटी क्या होती है, पिन केयर देना। जहां से पिन इंसर्ट हुई है ना स्केलेटल ट्रैक्शन में, उन पिन की डेली क्या की जाती है दोस्तों, केयर की जाती है। चाहे वो बीटाडीन से करो या कोई भी एसेप्टिक जो सॉल्यूशन है उसका यूज करके हम क्या करते हैं, उन पिन को क्या करते हैं, केयर करते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि स्केलेटल ट्रैक्शन में मोस्ट प्रायोरिटी क्या होती है, पिन केयर। ठीक है, ध्यान रखना। अगर ऑर्थोपेडिक वार्ड में कोई पेशेंट आपको ट्रैक्शन हटाने के लिए कहे तो उसे कहना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, चाहिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या कर सकती, नहीं कर सकती, क्योंकि यह बोन के अलाइनमेंट के लिए जरूरी है। क्योंकि यह बोन के अलाइनमेंट मतलब जैसे एक पार्टी है तो उसको बिल्कुल अलाइनमेंट में रहना है। ऐसे नहीं कि एक पार्टी इधर जा रहा है दूसरा पार्टी यहां जा रहा है। ठीक है, ये कहलाता है अलाइनमेंट। कोई बता सकता अलाइनमेंट क्या होता है, ये बोन के अलाइनमेंट के लिए जरूरी है, अलाइनमेंट के लिए
के लिए जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि फॉर वोट क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज्ड सर्कुलेशन शुड द नर्स असेस इन ए क्लाइंट विद ए लॉन्ग लेग कास्ट। किसी भी क्लाइंट के लिए दोस्तों आपने लॉन्ग लेग कास्ट लगाया है, ठीक है। अब लॉन्ग लेग कास्ट मत पूछना कि क्या होता है, मैंने आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। शायद इस पिछली वीडियो से पिछली वाली वीडियो थी वो, जिसमें हमने पूरे कास्टिंग के बारे में क्या की थी, बात की थी कि भाई अबव द नी है तो लॉन्ग लेग कास्ट कहलाएगा और बिलो द नी है तो शॉर्ट लेग कास्ट कहलाता है। तो उसके बारे में हमने बात की थी। अब कोई भी क्लाइंट है दोस्तों उसका लॉन्ग लेग कास्ट लगाया गया है और आपको ये जानना है कि भाई जो सर्कुलेशन है, मतलब कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, मतलब सही नहीं जा रहा है दोस्तों। आपने कास्ट लगा दी और आप पैर के अंदर चेक कर रहे हो, अंगूठे के अंदर चेक कर रहे हो और आपको पता लगाना है कि दोस्तों सर्कुलेशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर सर्कुलेशन सही नहीं हुआ तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज्ड सर्कुलेशन। तो आप कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं दोस्तों जिनको देखकर ये जानोगे कि उस पेशेंट को कॉम्प्रोमाइज्ड सर्कुलेशन हो रहा है। पहला है कि उसके अंदर फोल अडर आएगी, दूसरा आएगा स्वेलिंग ऑफ द टोज हो जाएगा, तीसरा दोस्तों ड्रेनेज होगा कास्ट का, चौथा होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और पांचवा है कि प्रोलॉन्ग्ड होगा कैपिलरी रिफिल। ध्यान रखना कि अगर कोई भी ड्रेनेज होता है, कोई भी अगर आपको ड्रेनेज दिखाई देता है, ब्लड नहीं, ब्लड के अलावा आपको दिख रहा है कि भाई कुछ बाहर निकल रहा है, ठीक है, कोई भी अगर ड्रेनेज दिखाई देता है या फिर दोस्तों आपको स्मेल आती है, फोल अडर आती है, फोल क्या आती है दोस्तों, अडर आती है, या फिर दोस्तों उस पेशेंट को क्या आता है, फीवर आता है, ये तीनों ही चीजें किस चीज को शो करती है, ये इन्फेक्शन को शो करती है कि उस पेशेंट को क्या हो गया दोस्तों, इन्फेक्शन हो गया है। उस पेशेंट को क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। कास्ट लगाने के कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है और जो स्केलेटल ट्रैक्शन की जो पिन लगाते हैं दोस्तों उनके कारण भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ड्रेनेज होना, फोल अडर होना और फीवर होना, ये तीनों किसको शो करते हैं, इन्फेक्शन को। पहला ही दे रखा है फोल अडर। फोल अडर आएगी तो उसको सर्कुलेशन इंपेयरमेंट नहीं हुआ, उसका कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, उसको क्या हुआ है दोस्तों, इन्फेक्शन हुआ है, ये इन्फेक्शन को शो करेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ड्रेनेज ऑन द कास्ट किसको शो करेगा, इन्फेक्शन को शो करेगा। फीवर किसको शो करेगा दोस्तों, इन्फेक्शन को शो करेगा। बाकी के दो बचे हुए वही हमारे आंसर है, मैं समझाऊंगा कि कैसे आंसर है। तो स्वेलिंग ऑफ द टोज एंड प्रोलॉन्ग्ड कैपिलरी रिफिल टाइम। अब देखो दोस्तों सर्कुलेशन के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक आर्टरी और एक वेन, दोनों को आंसर में लाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई स्वेलिंग ऑफ द टोज क्यों होगी, तो टोज है दोस्तों उनके अंदर स्वेलिंग क्यों होती है। अब देखो ये मान लो सर्कुलेशन है, ये वेन जा रही है, एग्जांपल के लिए समझो कि ये क्या जा रही है दोस्तों, वेन जा रही है, ठीक है। और ये पर्सन का फुट है, 5 उंगलियां तो बना दूं। अब आपने मान लो दोस्तों यहां पर इसके कास्ट लगाया, ठीक है, अब वो तो नहीं कास्ट है तो ये आपने क्या लगा दिया दोस्तों, इसको कास्ट लगा दिया, लॉन्ग लेग कास्ट लगा दिया उसको। अब कास्ट लगाने के कारण सोचो कि ये जो ब्लड है ये इस प्रकार से जाएगा क्योंकि वेन है, तो वेन का ब्लड इस प्रकार से जा रहा है। अब ये ब्लड यहां पर नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि इस कास्ट ने इसको क्या कर दिया दोस्तों, रोक दिया। आपने कास्ट को ज्यादा अगर मानो टाइटली क्या कर दिया दोस्तों, बांध दिया, तो उसके कारण क्या हो सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ज्यादा आपने टाइटली कर दिया तो उसे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है सर्कुलेशन। अब इसके कारण क्या होगा, वेनस स्टेसिस होगा। यहां पर जो ब्लड है ना दोस्तों वो क्या होगा, आगे नहीं जा पा रहा, तो यहां पर ब्लड क्या होगा, कलेक्ट होगा। यहां का जो ब्लड था जो जा रहा था वो कलेक्ट हो जाएगा, तो वेनस स्टेसिस मतलब कि वेन का ब्लड क्या हो गया दोस्तों, रुक गया। अब इस क्लाइंट के अंदर जब वेनस स्टेसिस होगा तो इसके कारण यहां पर वेन के अंदर क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। वेन के अंदर क्या बढ़ेगा दोस्तों, इंक्रीज होगा प्रेशर। अब वेन के अंदर जब प्रेशर इंक्रीज होगा ना दोस्तों, इसके कारण क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ब्लड इंक्रीज हो रहा है, तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों कि जो वेन के अंदर से जो फ्लूइड है ना वो बाहर निकलेगा और किस में आएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा। किसमें आएगा दोस्तों, इंटरस्टिशियल जो स्पेस है दोस्तों उसके अंदर आकर क्या होगा, कलेक्ट होगा। तो जैसे ये सेल है और सेल के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये ब्लड जो है ना दोस्तों, या ये जो फ्लूइड है, ब्लड नहीं फ्लूइड जो है दोस्तों इसमें से निकल के, क्योंकि वाटर भी तो होता है ना, तो वाटर क्या होगा, कलेक्ट होगा इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो क्यों, क्योंकि रुका हुआ है, कहीं जा ही नहीं रहा और प्रेशर बढ़ रहा है। अब प्रेशर भी बढ़ रहा है, रुका हुआ है, तो जो फ्लूइड जो है ना दोस्तों वो फ्लूइड कहां जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा। अब इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड का होना ही तो क्या कहलाता है दोस्तों, एडिमा कहलाता है। क्या कहलाता है, एडिमा कहलाता है। इसके कारण दोस्तों क्लाइंट को क्या होगा,
एडिमा होगा। और अगर क्लाइंट को एडिमा होगा दोस्तों तो उसके कारण क्या होगी? स्वेलिंग होगी। अगर क्लाइंट को एडिमा होगा तो उसके कारण क्या होगी दोस्तों? स्वेलिंग होगी। तो इसके कारण क्या होगी? स्वेलिंग होगी। आगे आपका आंसर निकल गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट दोस्तों, प्रोलॉन्ग्ड कैपिलरी रिफिल। कि भाई प्रोलॉन्ग्ड कैपिलरी रिफिल है ना, वो क्यों होगा? अब हम आर्टरी का यूज कर लेते हैं, हमारे पास किसी चीज की कमी थोड़ी है। ये लो आर्टरी, अब यहां पर आ रही है दोस्तों ये, ठीक है, ये हमारा पैर। अब दोस्तों हमने वापस से कास्ट किया, ये कास्ट लगा, कास्ट लगने के कारण मान लो सर्कुलेशन रुका, ज्यादा रुका, थोड़ा रुका, पूरा रुकेगा तो नेक्रोसिस भी हो सकता है, थोड़ा रुका, उसके कारण क्या होगा दोस्तों कि जितना ब्लड आ रहा था वो नहीं आ रहा। अब कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा, कॉम्प्रोमाइज हो गया ना। यहां पर इसने इसको प्रेस कर दिया, रुक गया, तो यहां पर जो ब्लड की जो अमाउंट जो यहां आएगी दोस्तों, सॉरी ब्लू से नहीं बनाएंगे नहीं तो बच्चों के गलत कंफ्यूजन जाएगा। यहां पर जो कैपिलरीज है छोटी छोटी, उन कैपिलरीज के अंदर भी ब्लड की अमाउंट क्या होगी दोस्तों? कम होगी। जब आप प्रेस करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि कैपिलरी जो रिफिल जो टाइम है, कैपिलरी को भरने के लिए जो टाइम है दोस्तों क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड ही नहीं है, किससे भरे हो? तो इसलिए कैपिलरी रिफिल टाइम क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड नहीं है ना कैपिलरी में। तो कैपिलरी रिफिल जो टाइम है दोस्तों वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इसलिए क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड होगा, ज्यादा हो जाएगा क्या? कैपिलरी रिफिल टाइम, और स्वेलिंग ऑफ द टोज दिखाई देगा। बस बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। आई थिंक कोई चीज डाउट होनी नहीं चाहिए आपको, है ना। चलो लिख लो, इसमें लिखो कास्ट के बाद, कास्ट ब्रैकेट में लिख लेना पीओपी। कहीं सोचो कि कास्ट मतलब जाति, पीओपी के बाद, पीओपी के बाद, कास्ट के बाद कॉम्प्रोमाइज्ड सर्कुलेशन के निम्न साइन आते हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड सर्कुलेशन के, कॉम्प्रोमाइज्ड सर्कुलेशन के निम्न साइन आते हैं, साइन आते हैं। इसमें लिख लो एडिमा एंड स्वेलिंग ऑफ द टोज, एंड स्वेलिंग ऑफ द टोज, और प्रोलॉन्ग्ड कैपिलरी रिफिल टाइम, कैपिलरी रिफिल टाइम। आप एग्जांपल के रूप में समझो कि आपके पास एक बड़ी टंकी है, और उस बड़ी टंकी से आप क्या कर रहे हो दोस्तों कि आपको पानी लाना है, और वो पानी है ना ऐसे पहुंच रहा है, लोटों के द्वारा पहुंच रहा है। अब टंकी में पानी नहीं है तो फिर लोटे में कहां से आएगा? ठीक है, कप में कहां से आएगा पानी? आप कप से ला रहे हो, अब टंकी में नहीं है तो कप में भी नहीं आएगा। तो टंकी क्या है? आर्टरी है, वही कॉम्प्रोमाइज होगी, तो कैपिलरी में कहां से रहेगा? तो वो भी रिफिल टाइम क्या हो जाएगा उसका? प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक क्लाइंट हैज ए लॉन्ग लेग कास्ट। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसके लॉन्ग लेग कास्ट है। अब इसमें तो दोनों ही चीजें जोड़ दी इन्होंने। एक क्लाइंट हैज ए लॉन्ग लेग कास्ट, what instruction should the nurse give the client in preparation for crutch walking। ठीक है, क्लाइंट को लॉन्ग लेग कास्ट है और आपको उसको क्या सलाह देनी है दोस्तों कि क्रैच वॉकिंग के अंदर क्या प्रिपरेशन करेगी नर्स, इसके बारे में उसको बताना है कि द नर्स गिव द क्लाइंट इन प्रिपरेशन फॉर क्रैच वॉकिंग, क्या इंस्ट्रक्शन देगी। पहला दे रखा है दोस्तों कि यूज द ट्रेपेजी टू स्ट्रेंथन द बाइसेप्स। देखो ये क्वेश्चन लगभग हमने कल किया था ना, उसी क्वेश्चन को बिल्कुल कॉपी हो रहा है ये। ट्रेपेजी मतलब किसी चीज को पकड़ने के लिए, देखो जैसे हमारे बस में खड़े होते हैं तो उसको नहीं पकड़ते हैं, तो इसी प्रकार ये क्या कहलाती है दोस्तों? ट्रेपेजी कहलाती है वो। ठीक है, तो ट्रेपेजी का यूज करके आप जो बाइसेप्स मसल है दोस्तों उसको क्या करोगे? स्ट्रॉन्ग करोगे। तो बाइसेप्स का तो काम ही नहीं है ना, किसका है? ट्राइसेप्स का काम है। मैंने आपको बताया था किसका काम है दोस्तों? ट्राइसेप्स का काम है। इसके अलावा किसका काम है? फिंगर फ्लेक्सर का, फिंगर फ्लेक्सर का, एंड रिस्ट एंड एल्बो एक्सटेंसर का, रिस्ट एंड एल्बो एक्सटेंसर मसल्स का, इनका काम है। तो बाइसेप्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्या रखा है कि कीप द अफेक्टेड लिम्ब इन एक्सटेंशन एंड एबडक्शन। भाई अफेक्टेड लिम्ब को आप किस में रखो? एक्सटेंशन में रखो। अब एक्सटेंशन में आप रखोगे ना, उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा हो सकता है कि भाई एक्सटेंशन में आप रख सकते हो तो उसके कारण कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं होंगे, लेकिन उसका इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा कि उसको भाई क्रैच वॉकिंग में कोई फायदा मिलेगा। कॉन्ट्रैक्चर्स जरूर प्रिवेंट हो सकते हैं लेकिन क्रैच वॉकिंग में इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सिट अप स्ट्रेट इन ए चेयर टू डेवलप द बैक मसल्स। कि भाई आप चेयर पे सीधे बैठो जिससे आपकी बैक मसल्स डेवलप हो।
तो दोस्तों बैक मसल्स को डेवलप ही क्यों कराना है? बैक मसल्स को डेवलप कराने में कोई फायदा नहीं है। 3 ही मसल्स डेवलप करवानी है। एक आपको यहाँ की ट्राइसेप्स मसल करवानी है, एक आपकी रिस्ट एंड एल्बो की करवानी है, और एक आपको फिंगर की मसल्स करवानी है। ठीक है, तो इसे ही हम, तो इसलिए ये दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो लास्ट जो ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर होगा। क्यों होगा ये देखते हैं, और मैंने आपको कल समझाया भी था। डू एक्सरसाइज इन बेड टू स्ट्रेंथन द अपर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज की तीनों मसल्स, तो अपर एक्सट्रीमिटीज की जो मसल्स होती हैं दोस्तों, उनको हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। किसके लिए? क्रच वॉकिंग के लिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल भी ये क्वेश्चन था, लगभग ऐसा ही ये क्वेश्चन हमारे सामने कल भी था, थोड़े से बस ऑप्शन चेंज हुए होंगे उसमें। तो इसको लिख लो, लिखो क्रच वॉकिंग करने से पहले, क्रच वॉकिंग करने से पहले क्लाइंट को अपर लिम्ब की मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दरवाजा बंद कर देना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि व्हाट इंटरवेंशन शुड द नर्स अवॉइड टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स ऑफ द जॉइंट्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी इन ए क्लाइंट विद पैराप्लेजिया। इसमें ये वर्ड जरूर ध्यान रखना दोस्तों, पैराप्लेजिया आया है। क्यों? क्योंकि ये आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। जो आप अभी तक कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए पढ़ रहे थे ना, उसमें पैराप्लेजिया के आने से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका चेंज हो जाएगा कि जो क्लाइंट है दोस्तों, उसके जो लोअर एक्सट्रीमिटीज उनके अंदर क्या है, पैरालिसिस है। अब उसके अंदर अगर पैरालिसिस है दोस्तों, ऐसे क्लाइंट के अंदर आपको अगर कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट करना है तो क्या चीजें करोगे? नहीं, अवॉइड करोगे। क्योंकि ये चीज करोगे तो उसके कारण क्या आ जाएंगे दोस्तों, ये चीज आप नहीं कर सकते हो ऐसे क्लाइंट के अंदर। ये चीज ऐसी क्लाइंट, पैराप्लेजिया वाले क्लाइंट में कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या चीज नहीं कर सकते, ये पूछ रहा है कि कोई क्लाइंट है उसको पैराप्लेजिया है, तो ऐसे क्लाइंट के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या चीज नहीं करनी है। ठीक है, क्या चीज नहीं करनी है। पहला दोस्तों क्या दे रखा है कि चेंजिंग द क्लाइंट से बेड पोजीशन हाउरली। अब आपको सर इसके कारण तो प्रेशर सोर्स जो है वो खत्म होगा, लेकिन एक्चुअली में दोस्तों क्या होता है कि जब भी क्लाइंट मोबिलाइज होता है, क्योंकि आप क्लाइंट को अगर आप दोस्तों पोजीशन चेंज करोगे तो क्या होगा, मोबिलाइज होगा, वो मूवमेंट करेगा ना, मूवमेंट तो कर ही रहा है। क्लाइंट को आप एक पोजीशन दूसरी पोजीशन में लाओगे तो मोबिलाइज करने से भी दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्चर्स हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये चीज तो अवॉइड नहीं करेंगे हम। दूसरी दोस्तों, अगर आपने इसको अवॉइड किया तो उसके कारण क्लाइंट के अंदर प्रेशर सोर भी हो जाएगा, प्रेशर सोर भी होगा। तो इसलिए भी हम इसको क्या नहीं कर सकते दोस्तों, अवॉइड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्या दे रखा है, नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है कि यूज द सपोर्टिव डिवाइसेज टू मेंटेन द अलाइनमेंट। कि भाई जो भी आप जो डिवाइसेज यूज करते हो कि आपको प्रॉपर अलाइनमेंट में रखना है, तो अलाइनमेंट में तो रखना जरूरी है ना। अगर अलाइनमेंट में नहीं है कोई चीज, तब उसके अंदर क्या आते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्चर्स आते हैं। तो आप सपोर्टिव डिवाइसेज के रूप में जैसे पिलोज है उनका यूज कर सकते हो, या और भी किसी डिवाइस का यूज कर सकते हो। तो सपोर्टिव डिवाइसेज का यूज किया जाता है अलाइनमेंट को बनाने के लिए, और ये कॉन्ट्रैक्चर्स को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो ये चीज भी की जाती है, ये चीजें भी करनी चाहिए। नेक्स्ट दे रखा दोस्तों कि परफॉर्मिंग द पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज सेवरल टाइम्स डेली। सही बात है, जो क्लाइंट है दोस्तों पैराप्लेजिया का है, खुद तो एक्सरसाइज वो कर नहीं पाएगा। अगर खुद नहीं कर पाएगा तो हम उसको खुद एक्सरसाइज करवाएंगे। उस एक्सरसाइज को किस नाम से जानेंगे हम, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के नाम से जानेंगे। तो ये चीज तो हम करवा सकते हैं, और एक्सरसाइज करेगा दोस्तों क्लाइंट, तो उसके कारण ये जो कॉन्ट्रैक्चर्स है वो क्या होगा, कम होगा। अब क्या चीज नहीं कर सकता, प्रोवाइडिंग द क्लाइंट विद एक्टिव एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शन। अब एक बात बताओ, जिस क्लाइंट को पैरालिसिस हो गया है और आप उसको कह रहे हो कि भाई आप अपने पैर की क्या करो, एक्सरसाइज करो, आप आपके पैर की एक्सरसाइज करो, वो कर लेगा क्या? कभी भी पैराप्लेजिया का क्लाइंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता एक्टिवली। क्यों? क्योंकि वो पैरालाइज्ड है। इसलिए हम ये सलाह कभी भी क्लाइंट को नहीं देना चाहिए। तो प्रोवाइडिंग द क्लाइंट विद एक्टिव एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शन, तो ये एक्सरसाइज, ये सलाह हम कभी भी क्लाइंट को नहीं देंगे। तो लिख लो, पैराप्लेजिया के क्लाइंट को लोअर एक्सट्रीमिटीज की एक्टिव एक्सरसाइज करने की सलाह नहीं देनी चाहिए। एक्सरसाइज करने की
सलाह नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो पैरालाइज्ड है, काम नहीं कर रहा, और आप उसको करोगे तो आपकी पिटाई भी कर सकता है वो, उसके अटेंडर करेंगे नहीं तो। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि व्हाट डज द नर्स डिटरमाइन इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ रीनल कैल्कुलाई इन द क्लाइंट विद पैराप्लेजिया। कि क्लाइंट है दोस्तों, उसको पैराप्लेजिया है और उसके अंदर रीनल कैल्कुलाई के डेवलप होने के क्या कारण होते हैं। अब देखो दोस्तों, कोई भी क्लाइंट है पैराप्लेजिया का है, अगर उसकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो पैरालाइज्ड हो गई, इसका मतलब वो क्लाइंट क्या हो गया दोस्तों, इमोबिलाइज्ड हो गया। कभी भी बोन के अंदर ये पाया जाता है, मैंने शायद आपको पहले भी पढ़ाया है कि कभी भी जो भी कोई क्लाइंट दोस्तों इमोबिलाइज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करवाएगा आपको, आगे भी क्वेश्चन आएंगे इसी से रिलेटेड, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। जब भी क्लाइंट दोस्तों इमोबिलाइज होता है तो बोन के अंदर हमेशा डीमिनरलाइजेशन बढ़ता है, डीमिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन, बोन डीमिनरलाइजेशन या फिर बोन रिजॉर्प्शन भी कह सकते हैं। डीमिनरलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है। अब इस क्लाइंट के अंदर जब बोन का डीमिनरलाइजेशन इंक्रीज होगा तो डीमिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो समझो, कि बोन का जो कैल्शियम है वो बोन से उठकर कहां जाएगा दोस्तों, ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा, और ब्लड वेसल्स के अंदर जो कैल्शियम है दोस्तों उसके अमाउंट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और ये कैल्शियम की अमाउंट जब इंक्रीज होगी तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा दोस्तों, रीनल कैल्कुलाई होने के चांसेस हो जाएंगे, रीनल कैल्कुलाई होने के क्या हो जाते हैं, चांसेस हो जाते हैं। इसलिए ही ऐसे पेशेंट को हम लिमिटेड कैल्शियम डाइट देते हैं। ऐसे नहीं कहना आप कभी भी कि भाई पेशेंट जो है दोस्तों पैरालाइज्ड हो गया है और उसको फिर हम हाई कैल्शियम डाइट देंगे, क्यों, क्योंकि उसके ब्लड के अंदर पहले से कैल्शियम क्या मिलता है दोस्तों, ज्यादा मिलता है, इसलिए हम लिमिटेड कैल्शियम डाइट देते हैं, लिमिटेड कैल्शियम डाइट। अब हम देखते हैं हमारे सामने क्या है क्वेश्चन, रीनल कैल्कुलाई को रोकने के लिए आप क्या करोगे। पहला है दोस्तों, नहीं, व्हाट डज नर्स डिटरमाइन इज द मोस्ट लाइकली कोज, क्या कोज है पैराप्लेजिया में रीनल कैल्कुलाई होने का, भाई हाई फ्लूइड इंटेक, हाई फ्लूइड इंटेक होगा तो रीनल कैल्कुलाई होगा या नहीं होगा, तो इसको प्रिवेंट करता है रीनल कैल्कुलाई को, जितना आप फ्लूइड इंटेक ज्यादा करोगे तो दोस्तों हाई फ्लूइड इंटेक तो उसको प्रिवेंट और करेगा। जबकि ये क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, कोज पूछ रहे हैं कि क्या कोज होगा रीनल कैल्कुलाई का जिस क्लाइंट के अंदर क्या है, पैराप्लेजिया है। तो हाई फ्लूइड इंटेक तो जस्ट हम इसको प्रोमोट और करते हैं कि भाई आपको ऐसे क्लाइंट के अंदर क्या करना है, हाई फ्लूइड इंटेक देना है। जब वो ज्यादा फ्लूइड लेगा तो रीनल कैल्कुलाई होने के चांसेस क्या हो जाएंगे दोस्तों, कम हो जाएंगे। सेकंड दोस्तों क्या दे रखा है कि भाई इंक्रीज्ड इंटेक ऑफ कैल्शियम, भाई आपको इंक्रीज इंटेक ऑफ कैल्शियम है। अब इसका जो रैशनल है वो दे रखा है कि भाई दोस्तों ऐसे क्लाइंट के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी भी हम कैल्शियम का इंटेक ज्यादा नहीं देते हैं, तो क्या करते हैं, लिमिटेड कैल्शियम देते हैं। क्यों, क्योंकि पहले ही ब्लड के अंदर कैल्शियम की जो अमाउंट है दोस्तों वो बढ़ी हुई है, किसके कारण, बोन डीमिनरलाइजेशन के कारण, इसलिए इंक्रीज इंटेक ऑफ कैल्शियम नहीं देते हैं। वैसे तो इंक्रीज इंटेक ऑफ कैल्शियम कारण हो सकता है, लेकिन इसमें एक बेटर ऑप्शन भी हमें मिल रहा है, और इसका जो रीजन है वो ये दे रखा है कि भाई इंटेक बढ़ाते नहीं है हम कैल्शियम का, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि डीमिनरलाइजेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, इनएडिक्वेट किडनी फंक्शन, भाई किडनी जो है ना वो सही तरह से काम नहीं कर रही। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो पेशेंट जिसकी किडनी सही काम कर रही है वो पैरालाइज्ड है, उसके अंदर भी उतने ही क्या होंगे दोस्तों, चांसेस होंगे रीनल कैल्कुलाई के। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई किडनी सही काम नहीं कर रही उसके कारण से दोस्तों उस क्लाइंट को क्या हो गया, रीनल कैल्कुलाई हो गया। किडनी के नॉर्मल फंक्शन करने के कारण भी पेशेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, रीनल कैल्कुलाई होता है। तो ये रैशनल भी क्या है आपका, गलत है। तो लास्ट जो ऑप्शन है दोस्तों दैट इज एक्सेलरेटेड बोन डीमिनरलाइजेशन, बिल्कुल सही है कि बोन का जो डीमिनरलाइजेशन है दोस्तों वो पेशेंट के पैराप्लेजिया होने के कारण, इमोबिलाइज्ड होने की कंडीशन में अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है। तो एक्सेलरेटेड बोन जो डीमिनरलाइजेशन है दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो लिख लो पैराप्लेजिया के क्लाइंट में, पैराप्लेजिया के क्लाइंट में रीनल कैल्कुलाई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लाइंट में इमोबिलाइजेशन होने के कारण, क्लाइंट में इमोबिलाइजेशन होने के कारण रीनल स्टोन के चांसेस ज्यादा होते हैं, रीनल स्टोन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ज्यादा होते हैं क्योंकि बोन डीमिनरलाइजेशन, क्योंकि इमोबिलाइजेशन में, पूरा लिख लो, क्योंकि इमोबिलाइजेशन में बोन डीमिनरलाइजेशन इंक्रीज हो जाता है, बोन डीमिनरलाइजेशन
इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो है कि क्लाइंट है दोस्तों हु हैज बीन इमोबिलाइज्ड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है, एक क्लाइंट है दोस्तों वो काफी लंबे टाइम तक क्या रहा है, इमोबिलाइज्ड रहा है, और वो पूछ रहा है आपसे कि उसको टिल्ट टेबल की जरूरत क्यों है। द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स इज कि टिल्ट टेबल है दोस्तों वो क्या काम करेगी। तो टिल्ट टेबल जो है ना दोस्तों उसका क्या यूज है उसके बारे में ये पूछ रहा है कि भाई टिल्ट टेबल का यूज क्या करते हैं। तो टिल्ट टेबल जो है दोस्तों एक दिन मैंने आपको बताया था किस प्रकार की टेबल होती है। इसमें पेशेंट को इस प्रकार से क्या किया जाता है, ऊपर नीचे इस प्रकार से क्या करवाया जाता है दोस्तों, मूवमेंट करवाया जाता है। शायद आपको एक क्लास ली हो तो आपको याद होगा। ये इसके एंगल क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो ये इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, टिल्ट टेबल के नाम से जानते हैं। तो टिल्ट टेबल का क्या यूज है, ठीक है। अब ये सारी चीजें उसी से रिलेटेड हैं। ये अब वही कंसेप्ट यहां भी काम करेगा। कोई भी क्लाइंट दोस्तों क्या रहेगा, इमोबिलाइज्ड रहेगा। अगर वो इमोबिलाइज्ड रहा तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, उस पेशेंट के अंदर बोन का डिमिनरलाइजेशन बढ़ेगा। तो टिल्ट टेबल से वो थोड़ा क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। और टिल्ट टेबल से जब वो मूवमेंट करेगा तो जो डिमिनरलाइजेशन है दोस्तों उसके कारण जो कैल्शियम का जो लॉस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि बॉडी जब मूवमेंट करती है तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, जो क्लाइंट मोबिलाइज्ड होगा और जो डिमिनरलाइजेशन क्या होगा, कम होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिवेंट द लॉस ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम लॉन्ग बोन्स। मेनली ये चीज किसमें होती है, लॉन्ग बोन्स के अंदर मेनली होती है। सभी बोन में होती है लेकिन मेनली किसमें होती है, लॉन्ग बोन के अंदर होती है। तो प्रिवेंट लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द लॉन्ग बोन्स। पहला इसमें दे रखा है दोस्तों प्रिवेंट हाइपरटेंशन, बिल्कुल गलत है ये जो टिल्ट टेबल है ना, जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के पेशेंट है ना उनमें यूज की जाती है, उनके अंदर भी यूज की जाती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है दोस्तों, कि मान लो पेशेंट है वो सो रहा है और उसको आपने एकदम से क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। अब हॉरिजॉन्टल से क्लाइंट को आप वर्टिकल में ले आए तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, क्लाइंट का जो बीपी है वो गिर जाता है। बीपी क्या हो जाता है दोस्तों, गिर जाता है। इसे हम किस नाम जानते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन नाम जानते हैं। अब क्लाइंट टिल्ट टेबल में है तो उसको हम क्या करते हैं, धीरे 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 स्लो 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 करके फिर खड़ा करते हैं। उसके कारण क्या होता है दोस्तों, उसका जो बीपी है वो एकदम से नहीं गिरता। तो इसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, न कि हाइपरटेंशन के में। क्यों, इसमें क्लाइंट क्या होगा दोस्तों, मान लो इस कंडीशन में है तो उसको धीरे धीरे उस टेबल को इस प्रकार से खड़ा किया जाएगा, फिर क्लाइंट खड़ा होगा तो एकदम से उसका बीपी नहीं गिरेगा। अब एकदम से पेशेंट लेटा और खड़ा कर देते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन के कारण क्या हो सकता है दोस्तों, उसका बीपी गिर सकता है। वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के अंदर हम टिल्ट टेबल का यूज करते हैं, न कि हाइपरटेंशन में। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, टिल्ट टेबल क्या करती है दोस्तों, एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, बिल्कुल गलत है। टिल्ट टेबल है ना एक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करती है। आप सर ये क्या बात कह रहे हो आप, अभी तो आप बता रहे मोबिलाइजेशन को इंक्रीज करती है। एक सेकंड होगा ना, मैं उसको इमेज को दिखाता हूं आपको, इसमें होगी वो इमेज। इसमें है या नहीं है देखना पड़ेगा, एक सेकंड रुकना। इसमें है नहीं वो। तो एक्चुअली में मूवमेंट करने का मतलब क्या है दोस्तों, एक्टिविटी करने का मतलब क्लाइंट चल रहा है, ठीक है, अपने जो जॉइंट्स है उनको फ्लेक्स कर रहा है, एक्सटेंशन भी कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्टिविटी कहलाएगी। लेकिन उसमें क्लाइंट बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ है, वो बिल्कुल बिना उसके क्लाइंट को ऊपर नीचे लेके जाती है। तो ये मोबिलाइजेशन तो करवाती है लेकिन एक्टिविटी नहीं करवाती है। ठीक है, मोबिलाइजेशन करवाने में तो हेल्प करती है लेकिन दोस्तों हम डायरेक्टली कहें एक्टिविटी, तो एक्टिविटी नहीं करवाती है। तो ये चीज ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये कि एनकरेज करती है इंक्रीज एक्टिविटी को। आप ये लिख सकते हो कि मोबिलाइजेशन को इंक्रीज करती है, एक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करती है। क्योंकि उसमें ऐसा नहीं करता कि क्लाइंट फ्लेक्शन कर रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है, ऐसा कुछ काम नहीं करता। वो क्लाइंट बिल्कुल इस कंडीशन में रहता है सुपाइन में, और वो टेबल जो है ऊपर नीचे होती है। इस प्रकार से क्लाइंट ऊपर से नीचे इस प्रकार से जाता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों दैट इज मेंटेन सर्कुलेशन टू द स्किन। हाँ, थोड़ा बहुत ही सर्कुलेशन टू द स्किन में हेल्प करती है लेकिन इतना भी हेल्प नहीं करती कि आपको प्रेशर सोर को रोक दे। क्यों, क्लाइंट तो है तो इसी कंडीशन में ना, थोड़ा बहुत मूवमेंट जरूर कर रहा है वो जो टेबल उसके साथ में, लेकिन उसके कारण प्रेशर सोर को मूवमेंट नहीं होता, तो इतना सर्कुलेशन को इंक्रीज नहीं करती है। तो मेंटेन कर सके सर्कुलेशन को, जो स्किन का जो सर्कुलेशन उसको मेंटेन कर सके, इतना नहीं करती है। तो जो क्लाइंट इमोबिलाइज्ड रहते हैं इसलिए उनके अंदर क्या होता है, स्किन का जो सर्कुलेशन वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए प्रेशर सोर के जो चांसेस होते हैं, डेक्यूबाइटिस अल्सर के जो चांसेस हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इतना मेंटेन नहीं कर पाती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा कि ये लॉन्ग बोन्स के कैल्शियम के जो लॉस उसको क्या करती है दोस्तों, प्रिवेंट कर देती है। तो लिखो प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन वाले क्लाइंट में
इमोबिलाइजेशन वाले क्लाइंट में डीमिनरलाइजेशन से होने वाले डीमिनरलाइजेशन से होने वाले ब्लड लॉस को से होने वाले कैल्शियम लॉस को रोकने के लिए टिल्ट टेबल का यूज किया जाता है। टिल्ट टेबल का यूज किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि यार ये अजीब ही आंसर है इसका, लेकिन आपको समझाऊंगा मैं इसको। ए क्लाइंट इज प्लेस्ड इनटू ए व्हर्लपूल ट्यूब। ठीक है, मतलब जैसे पानी के जो टब होते हैं ना, ट्यूब नहीं टब सॉरी, तो उस टब के अंदर क्लाइंट को हमने कह रहे हैं कि भाई आपको इसके अंदर क्या करना है, प्लेस कर दिया हमने उसको पानी के टब में। जैसे नहाते नहीं है अमीर आदमी नहाते हैं ना, देखते हो आप लोग, किसके लिए? फॉर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, कि ताकि ये मूवमेंट करे। द क्लाइंट आस्क द नर्स, वो पूछता है कि अबाउट द नीड टू एक्सरसाइज इन वाटर, कि भाई क्या जरूरत है कि मैं वाटर के अंदर आप मेरे क्या करवा रहे हो, एक्सरसाइज करवा रहे हो। द नर्स शुड एक्सप्लेन दैट रिहेबिलिटेटिंग एक्सरसाइजेज कैरिड आउट अंडर वाटर यूटिलाइज द वाटर, कि भाई वाटर के अंदर हम एक्सरसाइज क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि पानी क्या काम करता है। ठीक है, पानी क्या काम करता है भाई? प्रेशर के कारण करवा रहे हैं, टेम्परेचर के, पानी के प्रेशर के कारण, पानी के टेम्परेचर के कारण, या जो बॉयोंट जो फोर्स है उसके कारण, या वेपर के प्रोडक्शन के कारण। तो वो क्लाइंट ऐसे कह रहा है कि भाई आपने मुझे पानी के अंदर जो डाला है और ऐसे करो, एक्सरसाइज करो, इसके अंदर मूवमेंट करो, तो ये क्यों करवा रहे हो आप? पहला क्या कह रहा है भाई? प्रेशर के कारण। तो दोस्तों क्लाइंट, प्रेशर जो पानी का बनता है ना वो नीचे बनता है। जैसे मान लो आप ये पानी है और आप पानी के अंदर नीचे यहां हो, तब प्रेशर बनेगा। अभी कुछ दिन पहले आपने वो देखा, वो पनडुब्बी वो नीचे लेके चले गए थे कुछ कितने हजार किलोमीटर तक, फिर वो एकदम से क्या हो गई, ब्लास्ट हो गई। क्यों? क्योंकि पानी का नीचे जितना नीचे आप पानी के नीचे जाते जाओगे उतना ही प्रेशर से क्या हो जाता है, बनता है। लेकिन यहाँ पर तो प्रेशर कहां बनेगा? पानी इतना थोड़ी पानी रहता है कि वह प्रेशर बना पाएगा पानी, वो तो पानी के ऊपर रहता है क्लाइंट। तो इसलिए दोस्तों वो इतना प्रेशर पानी का नहीं बना पाता, कि तो प्रेशर का हम कोई यूज ही नहीं कर रहे हैं। और दूसरा दोस्तों प्रेशर बनाता भी तो उसका कोई यूज नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सेकंड दोस्तों टेम्परेचर, कि भाई टेम्परेचर के कारण, तो पानी का जो टेम्परेचर दोस्तों वो इतना नहीं रखा जाता कि भाई उसको बहुत ज्यादा आप गर्म कर दोगे, ठीक है, या बहुत ज्यादा ठंडा रखोगे, तो इस कारण से जो टेम्परेचर है दोस्तों उसका भी कोई फायदा हमें नहीं मिलता है। सेकंड दोस्तों वेपर प्रोडक्शन, तो वेपर का प्रोडक्शन ऐसे तो होगा नहीं पानी में, कोई ऐसा पानी नहीं रखेंगे। और अगर वेपर बनती भी है दोस्तों, तो वेपर तो हवा में बनती है, और हवा में बनने का हमें क्या फायदा मिलेगा, तो वो भी नहीं है। अब क्या फायदा है? अब इस क्वेश्चन के आंसर से समझोगे आप ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई एक प्रकार का फोर्स लगता है पानी के अंदर। पानी के अंदर क्या होता है दोस्तों, खुद ही मूवमेंट होता है। आपको जो फोर्स वैसे आप लगाओगे ना, उस फोर्स की तुलना में जब आप पानी के अंदर रहोगे तो खुद ही क्या करने लग जाते हो, ऐसे आपका शरीर क्या करता है दोस्तों, मूवमेंट करता है। तो उसे हम, उस फोर्स को हम किस नाम से जानते हैं? उस फोर्स को हम बॉयंट फोर्स के नाम से जानते हैं। उस बॉयंट फोर्स का यूज हम इसलिए करते हैं तो ताकि जो क्लाइंट है दोस्तों थोड़ा बहुत क्या करे, मूवमेंट करे। क्लाइंट क्या करे दोस्तों, मूवमेंट करे, और उसका जो फोर्स है मूवमेंट के लिए वो भी क्या हो, कम लगे। क्यों? क्योंकि पानी खुद अपना फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उसे हम बॉयंट फोर्स के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं? बॉयंट फोर्स के नाम से जानते हैं। तो लिखो इमोबिलाइज्ड क्लाइंट को, इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा है वैसे, इमोबिलाइज्ड क्लाइंट को वाटर टब में एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पानी के अपने बॉयंट फोर्स के कारण, पानी के अपने बॉयंट फोर्स के कारण क्लाइंट को मूवमेंट करने में कम फोर्स लगाना पड़ता है। अब आप ये मत सोच लेना, इसमें से कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि अब सर हम तो पानी के अंदर जब पानी को हटाते हैं तो ज्यादा फोर्स लगता है। वो उस पे ऊपर लेटा हुआ है और पानी खुद मूव कर रहा है ना, तो वो वाला मूवमेंट है। ऐसे नहीं कि वो हटा रहा है, उसमें तो ज्यादा फोर्स लगेगा ना।
तो जो पानी है उसका खुद का जो मूवमेंट होता है इस प्रकार से, वो वाला मूवमेंट का पानी का जो पर्सन है वो पेशेंट है वो यूज करता है, तो वो बुओयंट फोर्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है दोस्तों, विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट विद ए फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर। पूरा ये टॉपिक किस पे गिरा हुआ है? फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर पे गिरा हुआ है दोस्तों, कि नेक ऑफ द फीमर है दोस्तों, उसके अंदर अगर क्लाइंट के अंदर क्या होता है, फ्रैक्चर होता है, तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आते हैं। तो हम बात करते हैं पहले फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फीमर की। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फीमर मेनली ये जो फीमर होता है दोस्तों, सॉरी फ्रैक्चर होता है, ये मेनली फीमेल्स में होता है, और वो भी एज्ड फीमेल में होता है, ओल्ड एज फीमेल में। ओल्ड एज फीमेल में क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि उसका जो कारण होता है कि उस दौरान क्या होता है, मीनोपोज होता है, और मीनोपोज के अंदर एस्ट्रोजन के कारण क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम जो है ना उसका बोन के अंदर डिपोजिशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो बोन कमजोर हो जाती है। इससे फीमेल्स को ज्यादा क्या देखने को मिलता है, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। इसलिए ये जो फ्रैक्चर है दोस्तों, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका, पैथोलॉजिकल है, ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। इसे हम, इसका एक जो रीजन है दोस्तों, ये ट्रिवियल फॉल भी है। इसका एक जो रीजन है वो ट्रिवियल फॉल है। अब ट्रिवियल फॉल क्या है? ज्यादातर हमने जब फ्रैक्चर रीजन पढ़ते हैं तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है दोस्तों, भाई एक्सीडेंट होता है, आरटीए होता है। लेकिन यहां पर नेक ऑफ द फीमर के फ्रैक्चर होने के सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? घर है अपना। घर के अंदर काम करते करते जो फीमेल है दोस्तों, जैसे बाथरूम पे गिर गई, ठीक है, या घर के किसी हिस्से में फ्लोर पे गिर गई, तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, फ्रैक्चर होता है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं? ट्रिवियल फॉल के नाम से जानते हैं। ये फ्रैक्चर एक्सीडेंट के कारण नहीं होता है। ठीक है, ओल्ड एज फीमेल होती है, ऑस्टियोपोरोसिस पहले से रहता है, एकदम से गिर जाती है, और गिरने के कारण जो फीमर है दोस्तों उसका नेक क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है। अब नेक ऑफ द फीमर जो है दोस्तों, उसके फ्रैक्चर दो प्रकार का होता है। फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ फीमर दो प्रकार का होता है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर और इंट्रा कैप्सुलर। इंट्रा और एक्स्ट्रा, इंट्रा कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर। इंट्रा कैप्सुलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो एसिटाबुलम कैविटी के अंदर जो फीमर का जो हेड है ना, उस जगह से क्या हो रहा है दोस्तों, फ्रैक्चर हो रहा है। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? इंट्रा कैप्सुलर के नाम से जानेंगे। अगर उसके बाहर से हो रहा है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्स्ट्रा कैप्सुलर के नाम से जानते हैं। 90% केसेस के अंदर जो फ्रैक्चर होता है वो अंदर से ही होता है। 90% ये मोस्ट कॉमन जो होता है वो इंट्रा कैप्सुलर होता है, न कि एक्स्ट्रा कैप्सुलर। अभी देखो आपको इमेज दिखाता हूं, इमेज इसमें ली नहीं, चलो एक बार इमेज डालते हैं। ये वाली इमेज आपको दिख रही होगी। इस वाली इमेज में क्या दिख रहा है दोस्तों, कि ये कैप्सूल के अंदर है। ठीक है, मतलब कि एसिटाबुलम जो कैविटी उसके अंदर है, उस टाइम क्या हो रहा है दोस्तों, फ्रैक्चर हो रहा है। तो अगर इस जगह से अगर फ्रैक्चर होता है, अंदर से अगर फ्रैक्चर हो रहा है दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? इंट्रा कैप्सुलर के नाम से जानेंगे। और अगर बाहर से हो रहा है दोस्तों, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्स्ट्रा कैप्सुलर के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम जानते हैं? एक्स्ट्रा कैप्सुलर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर दो ट्रोकेंजर होते हैं। अगर आप फीमर बोन देखोगे तो उसमें दो ट्रोकेंजर होते हैं, एक ग्रेटर और एक कौन सा होता है दोस्तों? लेसर। और अगर इन दोनों के बीच में फ्रैक्चर हो तो फिर इसे हम किस नाम जानते हैं? इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। देखो, ग्रेटर और लेसर दोनों फ्रैक्चर के, अगर दोनों जो ट्रोकेंजर है, ग्रेटर और जो लेसर दोनों जो ट्रोकेंजर है, अगर उनके बीच में फ्रैक्चर होता है दोस्तों, तो इसे हम किस नाम जानते हैं? इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर के नाम जानते हैं। लेकिन हम बात यहां पर नेक ऑफ द फीमर के फ्रैक्चर की कर रहे हैं, न कि इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन जो फ्रैक्चर हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? नेक ऑफ द फीमर। तो ये जो नेक ऑफ द फीमर है दोस्तों, ये है नेक ऑफ द फीमर। नेक ऑफ द फीमर क्या काम करती है, कि जो फीमर का जो हेड है ना, उसे फीमर के हेड को शाफ्ट से क्या करती है दोस्तों? कनेक्ट करती है। फीमर के हेड को किससे कनेक्ट करती है दोस्तों? शाफ्ट से कनेक्ट करती है ये। ठीक है, तो
अभी ये क्यों बता रहा हूं वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी ये मैंने समझाने क्यों यहाँ पर जरूरत पड़ी मुझे इंटरट्रोकैंट्री, वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो इंट्राकैप्सुलर का मतलब दोस्तों जॉइंट के अंदर अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो इंट्राकैप्सुलर, अगर उसके बाहर वाले एरिया में हो रहा है तो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका एक्स्ट्रा कैप्सुलर कहलाता है। तो इंटरकैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर पहली चीज, जो पेशेंट है जैसे वो फ्रैक्चर होगा तो उसके बाद उसको सीवियर पेन होगा, सीवियर पेन, बट कैन वॉक फॉर सम डिस्टेंस, बट कैन वॉक फॉर सम डिस्टेंस। ठीक है, उनको दर्द तो होगा लेकिन वो खड़ा होकर कुछ दूर तक चल सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर ये फ्रैक्चर दोस्तों ध्यान रखना, अगर इंटरट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर होता, ग्रेटर और जो लेसर जो ट्रोकैंचर है उसके बीच में कहीं भी फ्रैक्चर होता है तो ये इंटरट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर कहलाता है। ऐसा अगर फ्रैक्चर होता है ना दोस्तों, तो जो पेशेंट है वो अगर गिर गया तो उसके बाद में फिर उससे चला नहीं जाता है, वो चल नहीं सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो डिफरेंशिएट करता है कि जो फ्रैक्चर जो हुआ है दोस्तों वो नेक ऑफ द फीमर में हुआ है या फिर इंटरट्रोकैंट्रिक है, वो इन दोनों के बारे में बताता है। नेक ऑफ द फीमर में होता है, पेन तेज होता है लेकिन पेशेंट कुछ देर तक क्या हो सकता है दोस्तों, चल सकता है, कुछ दूर तक सीवियर पेन के साथ में कुछ दूर तक चल सकता है। लेकिन इंटरट्रोकैंट्रिक में अगर गिर गया उसके बाद में उसे चला नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। दूसरा दोस्तों इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, शॉर्टनिंग ऑफ द लेग देखने को मिलता है, शॉर्टनिंग ऑफ द लेग ऑफ द एक्सट्रीमिटी या लेग। अब उस जगह से टूटने के कारण दोस्तों जो पैर रखने में उसको क्या आती है, दिक्कत आती है। तो ऐसे लगेगा जैसे उसका पैर क्या हो गया हो, छोटा हो गया हो। ठीक है, क्या लगेगा, जैसे पैर छोटा हो गया। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, शॉर्टनिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटी या शॉर्टनिंग ऑफ द लेग के नाम से जानते हैं। जो बराबर जो बैलेंस है ना, प्रॉपर जो बैलेंस है वो नहीं बनेगा। एक लेग ऐसे लगेगी बिल्कुल अच्छी तरह से रखी हुई है, एक उसे रखी भी नहीं जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है, उसे रखी भी नहीं जाती है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, शॉर्टनिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटी के नाम से जानते हैं। एक जो इसके अंदर फीचर देखने को मिलता है दोस्तों, वो देखने को मिलता है टेंडरनेस। ठीक है, जहां पर जो जॉइंट है दोस्तों, उस जॉइंट के अंदर टेंडरनेस आ जाती है। तो टेंडरनेस ऑफ द जॉइंट, जॉइंट के अंदर क्या आ जाएगी दोस्तों, टेंडरनेस देखने को मिलती है इसके अंदर। और लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट, एक्सटर्नल रोटेशन। यहां से फ्रैक्चर होगा फीमर का और वो एक्सटर्नली क्या होगी दोस्तों, बाहर की तरफ क्या हो जाती है, वो रोटेट और हो जाती है। जो फीमर बोन है वो बाहर की तरफ क्या हो जाती है दोस्तों, रोटेट और हो जाती है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन के नाम से जानते हैं। तो ये चार साइन देखने को मिलेंगे। एक तो एक्सटर्नल रोटेशन में क्या होगा दोस्तों, हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाएंगे, हम देखने के लिए भाई सही है या नहीं है, ठीक है। फिर उसके जो पैर है उसके ऊपर हम हाथ इस प्रकार से रखेंगे, तो फिर उसके जो अंगूठे हैं उनको देखेंगे। तो एक जो अंगूठा है ना दोस्तों वो तो बिल्कुल सीधा रहेगा, दूसरा जो अंगूठा जो फ्रैक्चर जो इंजर्ड है ना वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा। तो वो समझ में आ जाएगा भाई इस पेशेंट को क्या हो रहा है, एक्सटर्नल रोटेशन हुआ है। क्या हुआ है, एक्सटर्नल रोटेशन हुआ है इसको, ठीक है। इसको हम हील पाम मेथड कहते हैं। वैसे आपको काम का नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत पड़े तो उस मेथड को किस नाम जानते हैं, हील पाम मेथड के नाम से हम इसे जानते हैं, हील पाम मेथड। इसके अलावा दोस्तों फिर इसके अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करें तो एक्सरे इनफ होता है। एक्सरे करवा के भी आप इसका क्या लगा सकते हो, पता लगा सकते हो। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो हम इसके अंदर हिप स्पाइका का यूज करेंगे, कास्ट का जो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, या फिर सर्जरी की जाती है। ठीक है, सर्जरी में दोनों अर्थ्रोप्लास्टी कर सकते हैं, टोटल जो हिप रिप्लेसमेंट है वो भी किया जा सकता है, या फिर दोस्तों इसके अंदर हेमी अर्थ्रोप्लास्टी भी की जा सकती है। वो मैंने आपको कल की क्लास में पूरा समझा दिया था कि क्या होता है हेमी अर्थ्रोप्लास्टी और क्या होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। टोटल हिप रिप्लेसमेंट के अंदर दोनों पार्ट चेंज किए जाएंगे। एसिटाबुलम जो कैविटी है उसके लिए भी एसिटाबुलर कंपोनेंट डाला जाएगा, और जो फीमर का जो हेड है, जो बॉल वाला पार्ट है वो भी डाला जाएगा। लेकिन दोस्तों हेमी अर्थ्रोप्लास्टी के अंदर सिर्फ हम हेड यूज करेंगे, एसिटाबुलर जो कंपोनेंट है उसको यूज नहीं किया जाता है। सीधी हमारी जो एसिटाबुलम कैविटी है उसी के अंदर क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखना है कि भाई क्या होगा। तो एडक्शन होगा विद इंटरनल रोटेशन, ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिलता। एबडक्शन होगा विद एक्सटर्नल रोटेशन, ऐसा भी देखने को नहीं मिलता।
शॉर्टनिंग ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी होगा, हाँ जी होगा। एक्सटर्नल रोटेशन होगा, हाँ जी होगा। तो थर्ड इसका राइट आंसर होगा। लेंथनिंग होगा, लेंथनिंग नहीं होगा, शॉर्टनिंग होगा विद इंटरनल रोटेशन, नहीं एक्सटर्नल रोटेशन होगा। तो ये दोनों ही गलत हैं। इसके जो राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट विल बी शॉर्टनिंग ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी विद एक्सटर्नल रोटेशन। शॉर्टनिंग ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी विद एक्सटर्नल रोटेशन। तो इसको लिख लेते हैं, देखो नेक ऑफ फीमर के फ्रैक्चर वाले क्लाइंट में, फ्रैक्चर वाले क्लाइंट में बहुत मुश्किल से ट्रीट होता है, ये ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। इसको अनसोल्व्ड फ्रैक्चर के नाम से भी जाना जाता है कि इसको ठीक होने में बहुत मुश्किल हो, हीलिंग में बहुत टाइम लगे, ठीक है। तो नेक ऑफ फीमर के फ्रैक्चर वाले क्लाइंट में शॉर्टनिंग ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी एंड एक्सटर्नल रोटेशन देखने को मिलता है। एक्सटर्नल रोटेशन देखने को मिलता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने क्या है, एक क्लाइंट विद ए फ्रैक्चर्ड हिप। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको हिप का फ्रैक्चर है, इज प्लेस्ड इन ट्रैक्शन। क्लाइंट को हम किस पे रख रहे हैं, ट्रैक्शन पे रख रहे हैं, अंटिल सर्जरी कैन बी परफॉर्म। ठीक है, सर्जरी से पहले हम उसको किस पे रख रहे हैं दोस्तों, ट्रैक्शन पे रख रहे हैं। व्हाट शुड द नर्स एक्सप्लेन इज द पर्पज ऑफ द ट्रैक्शन, कि भाई जो ट्रैक्शन है ना उसका क्या पर्पज होता है, ट्रैक्शन का दोस्तों क्या पर्पज होता है। तो दोस्तों जो ट्रैक्शन है उसको मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ट्रैक्शन है दोस्तों कई सारे काम करता है। इमोबिलाइजेशन का काम करता है, मसल्स के स्पाज्म में दोस्तों उसको भी क्या करता है, कम करता है। जो बोन का जो अलाइनमेंट है उसको भी क्या करता है, बनाए रखता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में देखो पहला ही ऑप्शन दे रखा है कि रिलीव द मसल स्पाज्म एंड पेन। मसल स्पाज्म कम होगा तो पेन भी कम होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो ट्रैक्शन जो होता है दोस्तों मसल स्पाज्म और जो पेन है दोस्तों उसको क्या करता है, कम करता है। बस वो फंक्शन से आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स फ्रॉम डेवलपिंग। तो कॉन्ट्रैक्चर्स फ्रॉम डेवलपिंग से इसका कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट दोस्तों कीप द क्लाइंट, हमने काफी सारी बात कर ली है कॉन्ट्रैक्चर्स के बारे में, तो वो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कीप द क्लाइंट फ्रॉम टर्निंग एंड मूविंग इन बेड, क्योंकि यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है ना। कॉन्ट्रैक्चर्स में तो हमको ये रखता है भाई बिल्कुल एक्सटेंशन में रखेंगे, बिल्कुल प्रॉपर उसमें रखते हैं, लेकिन ट्रैक्शन के अंदर भी तो कई बार क्या कर देते हैं हम, जो एंड जो है बेड का उसको क्या कर देते हैं हम ऊपर उठा देते हैं। जबकि अगर उसको ऊपर उठाते हो तो कॉन्ट्रैक्चर्स तो बढ़ते हैं ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसके कारण क्या होगा, कॉन्ट्रैक्चर्स कम होंगे। ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। कीप द क्लाइंट फ्रॉम टर्निंग एंड मूविंग इन बेड, ये क्या करता है दोस्तों, क्लाइंट को टर्न और मूव होने में मदद करता है। कीप रखता है, उसको रखता है, तो ऐसा तो होता नहीं है। ट्रैक्शन होने के कारण तो क्लाइंट को क्या होती है, मुश्किल होती है ऐसा करने में। इसके बाद मेंटेन द लिम्ब इन ए पोजीशन ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन। क्लाइंट को कभी भी दोस्तों हम एक्सटर्नल रोटेशन की उसमें नहीं रखते हैं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ध्यान रखना। ट्रैक्शन का जो क्लाइंट होता है उसको हम लिम्ब को कभी भी एक्सटर्नल रोटेशन के लिए क्या नहीं करने देते, उसको मूव नहीं करने देते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो गया। एक्सटर्नल रोटेशन क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है, तो राइट जो आंसर होगा दैट वुड बी रिलीव मसल स्पाज्म एंड पेन। बस सिंपल सी लाइन लिखनी है कि ट्रैक्शन मसल स्पाज्म एंड पेन को, ट्रैक्शन मसल स्पाज्म एंड पेन को कम करता है, पेन को कम करता। बाकी के फंक्शन आप लिख ही लेना, अदर्स क्या है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में लिखा रखे हैं। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास को। तो ये क्वेश्चन तो अभी हमने पढ़ा ही है, ये क्या काम करता है, ये मसल स्पाज्म को क्या करता है दोस्तों, कम करता है और पेन को कम करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी क्लाइंट को नेक ऑफ द फीमर का फ्रैक्चर है तो शॉर्टनिंग ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी विद एक्सटर्नल रोटेशन होगा उसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पानी के अंदर क्यों रखा जाता है क्लाइंट को इमोबिलाइज्ड को, क्योंकि बॉयंट फोर्स पाया जाता है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों क्या काम करता है ये, कि इसमें क्वेश्चन है कि क्लाइंट है जो इमोबिलाइज्ड हुआ है एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, उसको टिल्ट टेबल का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या काम करती है, प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम लॉन्ग बोन्स। इसके बाद नेक्स्ट वही सेम सा क्वेश्चन है कि रीनल कैल्कुलाई क्यों हो जाता है पैराप्लेजिक क्लाइंट में, क्योंकि ये एक्सेलरेट करता है बोन डिमिनरलाइजेशन को इमोबिलाइजेशन के कारण। ठीक है, पैराप्लेजिक क्लाइंट क्या नहीं कर सकता है,
तो एक्टिव एक्सरसाइजेज नहीं कर सकता है। इसके बाद दोस्तों जो क्लाइंट है उसको क्रच वॉकिंग करना है, तो आप क्या सलाह दोगे उसको कि भाई उसको आपको अपर एक्सट्रीमिटीज की जो मसल्स हैं उनको क्या करोगे, आप स्ट्रेंथन करोगे। अगर आपको कास्ट लगाने के बाद ये देखना है कि कोई भी क्लाइंट है उसके अंदर सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो क्या साइन देखने को मिलेंगे, स्वेलिंग ऑफ द टोज और प्रोलॉन्ग्ड कैपिलरी रिफिल देखने को मिलेगा। इसके बाद ये ट्रैक्शन की महाभारत आई थी, पूरी की पूरी हमने इस बारे में बात की थी। तो ये क्वेश्चन क्या था हमारा कि भाई पेशेंट पूछ रहा है कि भाई मैं हटा देता हूँ ट्रैक्शन, मैं डिस्कम्फर्ट हो गया और मेरे ट्रैक्शन को हटाओ, तो हम नहीं हटा सकते हैं क्योंकि बोन के अलाइनमेंट के लिए क्या है, ये जरूरी है। और एक ये आपको 4 पॉइंट जो गेट है दोस्तों उसका यूज क्यों किया जाता है, कि 4 पॉइंट गेट है वो क्यों यूज किया जाता है। तो इसी के साथ हमारी जो क्लास है दोस्तों, आज की क्लास समाप्त होती है। आपसे कल मिलते हैं अगली क्लास में। सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।